मित्रों, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर से संबंधित। और कंप्यूटर के हमारे लगभग 5 लेक्चर होंगे और 5 लेक्चर में हम आपको कंप्लीट कंप्यूटर से लेकर सब कुछ सिखा भी देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात यह है कि कंप्यूटर जो है फिलहाल में अभी हम ईपीएफओ के लिए पढ़ा रहे हैं। जो यूपीएससी ईपीएफओ जो 2 जुलाई को एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग हमने कंप्यूटर को 5 ही लेक्चर कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए। बात ये आती है कि कंप्यूटर जो है ना, बेसिकली देखा जाए तो सभी एग्जामों में तो नहीं पूछा जाता है। कुछ रेयरली ऐसे एग्ज़ाम हैं जहां कंप्यूटर की डिमांड होती है। तो उन एग्ज़ामों के लिए हमारी जो क्लास रहेंगी, कक्षाएँ रहेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, लाभदायक आपको साबित करेंगी। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है, राइट, कंप्यूटर है, ये कितने क्वेश्चन किस पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं, तो वो आपको अपने आप में हर एक, जैसे जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो उस बेसिस पर आप उस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो भी आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा वो बेसिकली देखा जाए तो कम्प्लीटली आपको मिलेगा और आपको इतना गहराई से हम पढ़ा देंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बेसिक कंप्यूटर पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का क्या मतलब होते हैं, क्या मायने होते हैं, और कंप्यूटर जो है कैसे काम करता है, इसके विषय में भी हम आपको डिटेल से समझाएंगे। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक फंडा समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली में जो कंप्यूटर होता है इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर वैसे ये इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी जो शब्द होता है बहुत ही कठिन शब्द है, जैसे संगणक या संगठक इस प्रकार से बोलते हैं, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो। वैसे कंप्यूटर का क्या होती है कि जैसे कि एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन ऑपरेटर मशीन होती है जो प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग करती है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करती है, इस चीज़ को रैली करती है। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि क्या क्या करती है। तो कंप्यूटर ये भी है, ये भी एक प्रकार का देखा जाए ना, तो ये देखा जाए अगर स्टैंड फॉर इसका अगर आप निकालोगे तो ये कम्युनिकेशन ऑपरेटर मशीन होती है, राइट। जैसे कम्युनिकेटर है, ऑपरेटर मशीन है, प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग होती है, टीचिंग होती है, कोडिंग और रीडिंग होती है। ओके, तो इस प्रकार से आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझ सकते हो। चलिए, तो कंप्यूटर के विषय में इतना बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप जानते हो कंप्यूटर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर मशीन है, उस मशीन में अगर हार्डवेयर, राइट, सुनना ध्यान से, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इन दोनों के साथ साथ और इनको आपस में कोरिलेट करके जो भी एक संबंध बनाया जाता है, राइट, जो भी संबंध बनाया जाता है, उस संबंध से जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर है। ओके, जैसे आप मीनिंग ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी एक मशीन है, अगर उस मशीन में हार्डवेयर है, राइट, हार्डवेयर है, दूसरी बात उसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कोरिलेट करके एक अपना एक कम्युनिकेशन तैयार करते हैं और उसके माध्यम से पूरी गणना एवं कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। यही एक प्रकार की क्या कहलाती है, मशीन। और ये जो मशीन होती है इसे कहते हैं कंप्यूटर। अगर उसमें सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, सुनना ध्यान से, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी गलत है, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तब भी गलत है। ओके, अगर ठीक है दोनों हैं तब तो ठीक है, लेकिन दोनों हैं, दोनों में आपको भी तब भी पता होना चाहिए कि इसको एक कंट्रोलिंग पावर भी तो आवश्यकता होती है। कंट्रोलिंग पावर अगर नहीं है ना तो इससे हम कंप्यूटर नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के, आप जानते हो कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उस कंपोनेंट की जो प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, अलग तरीके से उसमें यूनिट होते हैं, तो उनमें सभी की एक अपनी अपनी विशेषता होती है, राइट, और उन विशेषताओं से ही मिलकर एक कंप्यूटर बना होता है। अगर वो चीज़ कंप्यूटर में अगर नहीं है तो हम उसे कंप्यूटर नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी टेक्निकल होती है, तो उसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें जो हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर में जो बेसिक चीज़ें हम बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर बनता है उस आधार पे। वैसे तो वर्तमान में बहुत एडवांस कंप्यूटर हैं, हम केवल उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जो उस समय कंप्यूटर हैं,
ठीक, उस समय जब बने थे तो उस समय क्या क्या बेसिक चीज़ें रही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आप समझ सकते हैं। तो ये क्या करती है, एक प्रकार की इसके अंतर्गत समझना हुआ है, ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल और ऑपरेटिंग का भी काम करती है। ठीक है, प्रोसेसिंग का भी काम करती है, अंडरस्टैंडिंग भी इसके अंदर होती है, रीड मेमोरी सब कुछ होती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्या है, एक प्रकार की ऐसी एक डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो विभिन्न प्रकार की गणना कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है। साथ ही इसका जो परिणाम होता है वो बेसिकली एक प्रकार से एक एक्यूरेसी युक्त होता है, समझ रहे हो। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर है। चलिए, तो कंप्यूटर बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है ये वर्तमान में कैसे आया, ओके, और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को पहले मुझे क्या करना है, पहले ऐसे कुछ कंपोनेंट तैयार करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमें उनको तैयार करना है। तो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले आप जानते हो हार्डवेयर की जब शुरुआत हुई थी, तो हार्डवेयर जो कंप्यूटर था, ठीक है, हार्डवेयर जो कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर जो था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, राइट। जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस कंप्यूटर को तैयार किया था। लेकिन ये कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, ओके, ना किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर था, ना कोई प्रकार की इसमें कंट्रोलिंग थी। केवल क्या था, ये कुछ निर्देश दे सकता था। हालांकि इसे निर्देश देने में भी कोई भी बहुत सारी इनकी स्थितियाँ चुनौतियाँ थीं, फिर भी इस कंप्यूटर को हम कंप्यूटर नहीं मानते हैं, राइट। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हमने आपको इसमें कंप्लीट बताया है। ठीक है, अगर कंप्यूटर को अगर हम चार्ल्स बेबेज का जो हार्डवेयर रहा है उसको हम कंप्यूटर कहेंगे तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर नहीं बनाया। उन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत करने के लिए एक हार्डवेयर जरूर तैयार किया था। जो हार्डवेयर जो था एक्चुअली में देखा जाए तो उन्होंने तैयार किया था, तो वो उसका नाम जो था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या था, एनालिटिकल इंजन। तो एनालाइटिकल इंजन था, ठीक है, जो एनालिटिकल इंजन था, ये एक्चुअली में देखा जाए, सुनना, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये हार्डवेयर ही था पूरा पूरा, राइट। कैसा था, हार्डवेयर ही पूरा था। और ये केवल कितना कर सकता था, ये गणना करने की एक डिवाइस थी। क्या था, ये गणना करने की एक डिवाइस थी। लेकिन आप जानते हो कंट्रोलिंग पावर इसमें नहीं थी। गणना कर सकता था, लेकिन वो गणना को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसे अंडरस्टैंडिंग किया जाए, आउटपुट दिया जाए, ये चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं थी। और एक बात हमेशा याद रखना कि कंप्यूटर अगर देखो, कोई कंप्यूटर अगर होता है ना, तो उस कंप्यूटर में गणना तभी होती है जो सबसे उसकी मूलभूत इकाई देखी जाती है, राइट। तो मूलभूत जो सबसे छोटी इकाई होती है गणना की, वो कंप्यूटर में देखी जाए तो उसका नाम होता है अबेकस। क्या होता है ना, अबेकस। तो अबेकस जो है एक्चुअली में ये सबसे छोटी है, राइट। ये क्या है, गणना करने की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम इस प्रकार से आप देखोगे तो इसमें इस प्रकार से एक अबेकस होता है। तो ये एक पूरी रॉड होती है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिट्स होते हैं, ठीक, इस प्रकार से इसमें बिट्स लगे होते हैं। तो ये क्या है, गणना करता है। ये गणना करने की सबसे मूलभूत छोटी इकाई होती है, क्यों, अबेकस, राइट। अब ये गणना जैसे आप ये क्या कैसे करता है, तो जैसे 1 + 1 = 2, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो 2 + 3 = 5। तो ये जो गणना करता है, राइट, ये गणना करता है तो किस आधार पे करता है, तो ये बाइनरी सिस्टम जो होता है, बाइनरी जो सिस्टम है उस आधार पे ये गणना करता है, राइट। तो बाइनरी सिस्टम हम जानते हो 0 से 1, तो इसके बीच में जो भी कैलकुलेशन होती है तो 0 से 1 तक ही ये समझता है, राइट। आप जैसे कोई इनपुट अगर 5 डालते हो तो 5 को वो कन्वर्ट जो करेगा वो 0 और 1 के बीच को ही कैलकुलेशन करके करेगा, राइट। लेकिन आपका रिजल्ट देगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही वो उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करता है और वो देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार के, ये आप जानते हो 0 और जो 1 होते हैं ये एक बाइनरी होती है, 0 1, यानी कि 0 1 का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव दर्शाता है, 0 निगेटिव को हो जाता है। तो जैसे आप जानते हो कि आप एक परपथ ले लेते हो, इस प्रकार का एक आप जानते हो कि ये परपथ होता है, ठीक है। ऐसा एक परपथ आप जानते हो क्या होता है, ठीक है।
तो इन परपथ में आप जानते हो क्या होता है, 0 1 इकाई के रूप में ये काम करते हैं। तो जैसे कोई चीज़ अगर धारा को प्रवाहित होती है तो 1 की इकाई में 0 जहाँ प्रतिरोध की है तो 0 के रूप में हो जाती है। तो 0 और 1 के बीच में जो विद्युत धारा होती है उसको भी आप जानते हो ये कैलकुलेशन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो 0 1 है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बाइनरी सिस्टम के आधार पर काम करता है, और ये प्रकार के बिट्स प्रकार से होते हैं, आप समझ सकते हो, बिट्स आपने नाम सुना होगा, तो वही होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप जानते हो, जैसे आपको इतना तो पता ही होगा कि कितना MB बराबर, मतलब सबसे छोटी इकाई MB, GB, टेरा, बेटा, इस प्रकार से जो होता है वो आप अपना देख लो ना। ठीक है, वो आप बिल्कुल इजी होता है और ज़्यादा कठिन नहीं। 1 GB बराबर 24 MB के बराबर 1 GB होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात ये आती है कि ये कंप्यूटर तो जो बनाया गया था हार्डवेयर का, ये नॉर्मली देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई भंडारण क्षमता, एक विश्लेषण करने की क्षमता नहीं थी, नॉर्मली ही था। लेकिन बाद में जब सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, सॉफ्टवेयर जब बनके तैयार किया गया, अगस्टा ने, जो अगस्टा थे, उन्होंने क्या किया था, जब सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग की थी, सुनना, सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग की थी, यानी कि सॉफ्टवेयर एक प्रकार के क्या होते हैं, ये प्रोग्राम ही होते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम होते हैं जो अदृश्य होते हैं, ये एक्चुअली में इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, दिखाई तो पड़ जाते हैं अंदर, लेकिन वो हम उनको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली में देखा जाए तो रोम के माध्यम से वो उस चीज़ को क्या होते हैं, रोम में उनकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली होती है, उस आधार पर उसमें वो शो करते हैं। हम और सॉफ्टवेयर बाद में पढ़ा देंगे, अभी कंप्लीट हम सॉफ्टवेयर पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है ना, फिर जब तैयार हुआ तो ये सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अगर आप देखा जाए तो ये एक्चुअली में, ये जो सॉफ्टवेयर जो था इसको किसने बनाया था, अगस्टा ने। ठीक है, तो अगस्टा जी जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी सॉफ्टवेयर की। तो ये 1837 में उन्होंने बनाया था। कब बनाया था, 1837 में। ठीक है, और जबकि ये वाला जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, ये चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था, यानी 19वीं शताब्दी में ही इन्होंने तैयार किया था। चलिए, अब हम बात ये करते हैं कि ये तो सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1837 में जब सॉफ्टवेयर बना, पहले ही हार्डवेयर भी बन गया, सॉफ्टवेयर भी बन गया, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मिलाकर के एक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। जो पहला कंप्यूटर था, अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं, ये हार्डवेयर ही एक मशीन होती है, जबकि कंप्यूटर का एक हिस्सा है, ये कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का एक हिस्सा मानते हैं इसे, और ये भी कंप्यूटर का हिस्सा है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो फिर ये वो कंप्यूटर बनता है। ठीक है, तो पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो 1837 में ही बनाया गया था। 1837 में पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था मार्क्स। क्या नाम था, मार्क्स कह सकते हैं, मार्क कह सकते हैं, मार्क 1, मार्क्स नहीं था, ये मार्क फर्स्ट था। तो ये मार्क फर्स्ट जो था ये पहला कंप्यूटर था, और ये इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हार्डवेयर, ओके, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों थे। क्या थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स में मौजूद थे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों थे, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। भले ये कंप्यूटर था, लेकिन आप जानते हो इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इसमें भी अब एक प्रॉब्लम यही थी कि सॉफ्टवेयर भी बन गया, हार्डवेयर भी बन गया, लेकिन इनको आपस में कैसे कंट्रोल किया जाए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी स्थितियाँ इसके सामने थीं। लेकिन हम कह सकते हैं कि पहला कंप्यूटर जो था वो 1837 में बनके तैयार हो गया था। चलो, अब बात हम करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें अगर देखोगे तो इसमें जैसे प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग, ठीक है, इसका भी अभाव देखने को मिल जाता है। प्रोसेसिंग, स्टोरेज है, तो इसमें स्टोरेज भी कुछ अभाव देखने को मिल जाएगा। तो ये हम कह तो सकते हैं कि पहला कंप्यूटर था, लेकिन आप इसको पूर्ण रूप से भी नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसमें जब सॉफ्टवेयर बन गया तो सॉफ्टवेयर के आधार पर इसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। ये एक नॉर्मल इसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हो।
चलिए, तो देखिए जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं तो आप नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है। नोट्स हम अलग से नहीं बनवाते हैं, नोट्स आप बनाते चलो। और बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कंप्यूटर में कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मली है, और अगर आप पढ़ लोगे तो बेहतरीन रहेगा। चलो, तो कंप्यूटर का अगर ज्ञान हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं, कि प्रथम पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको पता है कि प्रथम पीढ़ी जो है वो एक्चुअली में देखा जाए ना, जब शीत युद्ध हुआ था तो शीत युद्ध की होड़ में एक तरफ साम्यवादी व्यवस्था थी और एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो साम्यवादी व्यवस्था के जो समर्थक रहे हैं रूस हैं, अन्य उसके जो देश थे, रसिया, पूरा एक जो यूएसएसआर था, ठीक है। जबकि उसकी तरफ पूंजीवादी में आप जानते हो कि यूरोप के देश और पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका था, ओके। तो इनके बीच में क्या थी, आपस में एक शीतलहर हुई थी। शीतलहर का मतलब यहाँ पे था कि एक वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व किस चीज़ की थी कि अपनी अपनी व्यवस्था को लेकर, अपनी अपनी देश की व्यवस्था को लेकर, अपनी जो किसी देश के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उनको दूसरी देश को जबरदस्ती थोपना, एक प्रकार की, इस प्रकार से इनकी वर्चस्व लड़ाई थी कि जो कंट्रियां हैं उनको अपनी तरफ, और अदर कंट्रियां, जो कंट्रियां पूंजीवादी में जाना चाहती थी तो उनको पूंजीवादी में समेटते थे, जो साम्यवादी में जाना चाहते थे तो साम्यवादी में समेटने का प्रयास करते थे। तो अभी हम यहाँ साम्यवादी और पूंजीवादी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ कंप्यूटर की बात करेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में जब होड़ लगी थी तो इस व्यवस्था को लेकर के, वहाँ पे कंप्यूटर को लेकर के भी जब आविष्कार हुआ तो इसमें भी क्या हुआ था कि जब प्रथम पीढ़ी, तो तभी शुरुआत मानी जाएगी जब दोनों के बीच में कंप्यूटर को लेकर के आपस में क्या होने लगा, खींचतान होने लगी, आपस में विवाद होने लगा कि हम पहला कंप्यूटर हम बनाएंगे या हम बनाएंगे। इस प्रकार से इनके बीच में ही विवाद हुई। लेकिन आप जानते हो सेवरली रूस ने पहला कंप्यूटर बना के तैयार कर लिया था। रूस जो था उसने पहला कंप्यूटर तैयार कर लिया था। चलिए, तो प्रथम पीढ़ी जो आती है तो वो 1945 से लेकर 60 तक आती है, ठीक, 1945 से 1960, ठीक है। तो ये 15 वर्ष के अंदर अंदर पहली प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर चलते हैं। और इसके अंतर्गत जो पहला कंप्यूटर बना था वो बना था ENIAC। जो ENIAC जो कंप्यूटर था, ध्यान से सुनना, ENIAC जो कंप्यूटर था ये किसने बनाया था, रूस ने बनाया था। मानी कि उस समय ये रसिया था, यानी कि यूएसएसआर ने बनाया था। हम यहाँ रूस नहीं कहेंगे, यूएसएसआर कहेंगे, राइट। वर्तमान में वो रूस है, ठीक है। तो इसने 1952 में बना के तैयार कर लिया था, लेकिन आप जानते हो इसने 1957 में इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन उसने बना कब लिया था, 1952 में ही बना लिया था। अब आता है ENIAC के बाद, जब रूस ने पहला कंप्यूटर तैयार किया तो ऐसे ही अमेरिका भी चाहता था, क्योंकि देखो जब दोनों की चीज़ में जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो कोई पीछे नहीं हटना चाहता है, चाहे वो मिसाइल के क्षेत्र में हो, चाहे परमाणु के क्षेत्र में हो, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में, किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर के क्षेत्र में हो। तो हर देश, जो देश अपने अपने, वैसे भी ऑलरेडी उनके बीच में एक तनाव था वर्चस्व की लड़ाई रह करके, तो फिर वो क्यों नहीं चाहेंगे। तो जिस प्रकार से रूस ने तैयार कर लिया पहला कंप्यूटर, तो इसी प्रकार से अमेरिका ने भी तैयार किया। तो अमेरिका का जो कंप्यूटर था ये ENIAC है, ठीक है, यहाँ ENIAC है। तो ये ENIAC जो था ये था आपका अमेरिका का, ठीक है। तो अमेरिका का जो कंप्यूटर था वो ENIAC था, जबकि ENIAC जो था वो रूस का था, समझ रहे, यूएसआर का था। तो इसने तैयार किया था। इसका अगर देखा जाए तो इसने भी तैयार कर दिया था 1957-58 में तैयार इसने भी कर दिया था, राइट। तो 1958 तक इसने भी तैयार कर दिया था। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर बने थे। लेकिन आप जानते हो कि भारत कहाँ पीछे हटने वाला है, तो भारत भी चाहेगा कि मुझे भी एक कंप्यूटर की आवश्यकता है, मुझे भी कंप्यूटर की शुरुआत करनी चाहिए, हमें भी कम्युनिकेशन क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। एक बेहतरीन कंप्यूटर की आवश्यकता है, कंप्यूटर बनाना चाहिए, कंप्यूटर के माध्यम से हमें भी कैलकुलेशन करना चाहिए ताकि एक आसानी तरीके से क्या हो सके, गणना की जा सके, ओके। तो कोई फिर प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इन्होंने, भारत ने भी क्या किया था, सिद्धार्थ नाम का एक कंप्यूटर तैयार किया था। तो भारत का अगर पूछा जाए तो भारत का जो प्रथम कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। देखो ऐसे क्वेश्चन पुट कर देता है, भारत का प्रथम जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, सिद्धार्थ। क्या था वो, सिद्धार्थ था। ये भारत का पहला कंप्यूटर था।
इसकी अगर आप देखोगे ना, तो जब इनके बीच में होड़ चल रही थी तभी भारत भी उस समय कंप्यूटर बनाने के लिए अलग अलग देशों से मिला, अलग अलग रूसिया से मिला, अमेरिका से मिला, कैसे क्या है सब, तो भारत ने मिला सबसे, लेकिन विचार अपने रखे उसने और अपने अनुसार उसने इस टेक्नोलॉजी में काम करना प्रारंभ कर दिया। चलो, तो बात अब ये आती है कि जैसे सिद्धार्थ नाम का जो कंप्यूटर बना था, ठीक है, तो ये बन तो 1952 में ही गया था, ठीक है, 1952 में, एक मिनट, 1955 में ये बन गया था, लेकिन 1959 में इसको क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था जनता के सामने, यानी कि देश के सामने इसको रखा गया था 1959 में। लेकिन 1955 में ये बन के तैयार हो गया था, 1959 में 4 साल बाद, ठीक है, रखा गया था। आपको बता दें कि ये जो कंप्यूटर होते थे, सुनना, ये जो जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे, ये कंप्यूटर अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो कंप्यूटर हैं इससे कई गुना बड़े बड़े होते थे, लेकिन इनकी जो क्षमता थी ना बहुत कम थी। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता हो, चाहे इनकी अपनी एक बूस्टिंग क्षमता हो, बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही स्लो चलते थे ये। लेकिन आप जानते हो ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, एक एक दीवार कितने बड़े बड़े कंप्यूटर बन के तैयार किए गए थे। बस ये है कि इनकी जो कैलकुलेशन करने की क्षमता थी, बिट्स की कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं हो पाती थी, बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप कुछ इसको इनपुट देते थे, ठीक है, तो इस इनपुट को लेने में इसको बहुत ही टाइम लग जाता था, ओके, बहुत ही समय लगता था। उस समय के बाद ये प्रोसेसिंग करता था, तब ये आउटपुट दे पाता था। बहुत स्लो चलते थे, इससे तो इंसान भी अपना माइंड लगा के कैलकुलेशन कर लेता था उस टाइम, लेकिन ये कंप्यूटर तो बहुत स्लो चलते थे। चलिए, तो आप कह सकते हो कि ये जो कंप्यूटर बने थे ये एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े होते थे। दूसरी बात है कि ये जो कंप्यूटर थे, सुनना, ये जो कंप्यूटर थे इसमें अगर आप देखोगे जो प्रोसेसिंग की जो क्षमता होती थी वो किसके माध्यम से करते थे, वो करते थे वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो वैक्यूम ट्यूब होता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये आप जानते हो जैसे कोई चीज़ प्रोसेसिंग चीज़ होती है, इसकी जो वायु होती है उसको वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से एक निर्वात के रूप में उसको बनाना होता है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है? एक निर्वात के रूप में उसे बनाना होता है। जैसे आप जानते हो कि कोई भी अगर पदार्थ है या कोई मटेरियल से बना कोई पदार्थ है, वस्तु है, उसमें अगर वायु भरी है तो उस वायु को इस आधार पे निकालते हैं कि उसमें निर्वात हो जाए। निर्वात का मतलब है कि वहाँ पर जो घर्षण जैसी स्थिति ना बने, तो वहाँ पे घर्षण तो वायु में बनता ही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये निर्वात क्या होता है, जब बिल्कुल वायु निकल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक युग्म होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युग्म होते हैं वो गतिमान करने लगते हैं, ठीक है, ओब्वियसली करने लगेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये वैक्यूम ट्यूब जो था इसके माध्यम से ही इसकी प्रोसेसिंग की जाती थी, ठीक है, वायु को निकाला जाता था, तब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो युग्म होते थे, आवेश होते थे, वो काम करते थे और ये प्रोसेसिंग का काम करने लगता था। चलिए, तो ये जो यूज किया जाता था ना वैक्यूम ट्यूब, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये स्टोरेज करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसको हम हिंदी में निर्वात नली कहते हैं। ये निर्वात नली एक्चुअली में किसके लिए प्रयोग की जाती थी? जैसे स्टोरेज, भंडारण के लिए, प्लस प्रोसेसिंग, ठीक, तो इसके लिए यूज किया जाता था। चलो, तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कैसे थे ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर रहे हैं जो किस पे डिपेंड करते थे? वैक्यूम ट्यूब पे ही निर्भर होते थे। अब जब द्वितीय पीढ़ी आती है तो कुछ अलग ही, कुछ हटके नज़रिया देखने को मिलता है। और द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर की खोज होती है। और ट्रांजिस्टर एक प्रकार का देखा जाए ना, अब हम बताएंगे आपको ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर आपने देखा है एक प्रकार की अर्धचालक एक युक्ति होती है जो बिजली का प्रतिरोध का काम करती है, समझ रहे हो। वर्तमान में जो कंप्यूटर जो द्वितीय पीढ़ी के थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो ट्रांजिस्टर पे ही डिपेंड होते थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का, हम आपको बता दें, ट्रांजिस्टर जब खोज की गई द्वितीय पीढ़ी में
तो इसमें क्या हुआ था, ये जो ट्रांजिस्टर था, ये किस पे डिपेंड था, लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि LSI, राइट। ठीक, तो LSI यानी कि लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड जो ट्रांजिस्टर होते थे, लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड के जो ट्रांजिस्टर होते थे, ये एक्चुअली में देखे जाएं तो क्या करते थे, ये कंप्यूटर को प्रोसेसिंग, उनकी भंडारण क्षमता को प्रयोग करने में काम आते थे। क्यों? क्योंकि पहले प्रथम के जो कंप्यूटर होते थे प्रथम पीढ़ी के, उसमें वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, लेकिन जब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जब ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर ने इसका काम करना अपनी, उसने जो निर्वात नली का जो काम होता था, स्टोरेज का काम, प्रोसेसिंग के काम में जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, उसकी जगह ये ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर बोलने लगे थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर, लेकिन वर्तमान में अगर देखोगे ना तो ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर तो नहीं है। फिलहाल में ट्रांजिस्टर जो है वो माइक्रो चिप्स के रूप में यूज किया जाता है। माइक्रो चिपें जो होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो चिपें होती हैं, सिलिकॉन की बनी चिपें होती हैं, तो उसमें ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, अर्धचालक के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं, अभी हम बता देते हैं आपको। ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है PNP पर आधारित और एक होता है NPN पर आधारित। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक, और इसमें जो अर्धचालक क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जहाँ पर विद्युत प्रवाह हो रहा है, यानी कि जहाँ विद्युत प्रवाह हो रहा है तो ये विद्युत प्रवाह को रुकावट का काम करते हैं, यानी कि ये प्रतिरोध का काम करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का काम करने का मतलब ये है कि जैसे आप जानते हो कि अगर कोई चीज़ है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज़ आप पतली कर देते हो और कुछ चीज़ चौड़ी कर देते हो, तो यहाँ पर जो विद्युत होती है, कोई विद्युत प्रवाह हो रही है, तो क्या होती है कि अगर आप क्या करते हो, इसको अगर आप मोटी कर देते हो, ध्यान से सुनना, इसको अगर आप मोटी कर देते हो तो इसमें क्या है कि जो विद्युत का जो प्रवाह है, विद्युत का प्रवाह है वो क्या होता है, उसमें थोड़ा इस प्रकार से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ चौड़ी होगी तो वहाँ विद्युत का जो प्रवाह रहेगा, वो उसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये सर्किट का काम करते हैं। समझ रहे हो, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एक प्रकार के सर्किट ही होते हैं अर्धचालक के रूप में, जो विद्युत प्रवाह जो होता है उसको नियंत्रण करता है। क्या करता है, विद्युत प्रवाह को ये एकदम प्रतिरोध करता है, यानी कि उसकी गति को धीमा करने का ये प्रयास करता है। राइट, लेकिन आप हमेशा याद रखना, ये PNP और NPN पे होते हैं, ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पथ पर आधारित होते हैं। ये आप जानते हो, आपको जब फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार से इसकी एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप जानते हो इस प्रकार के जो डायोड वगैरह लगे होते हैं उसमें इस प्रकार से ये चलते हैं। ठीक है, इनका इधर चलता है, इसका इधर चलता है। ठीक है, इनका बीच में संबंध होता है, इस प्रकार से ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तब उसमें हम कंप्लीट ट्रांजिस्टर के बारे में बता देंगे। ये जो हम विद्युत पढ़ेंगे तब उसमें आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब चौड़े होगा, ये स्थिति जब चौड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। राइट, जबकि यहाँ पे जब तार, ये स्थिति जब से कमजोर होती है तो यहाँ पर भले ही आप प्रतिरोध लगा दो, लेकिन यहाँ पे जो गति होती है ना वो फिर भी इसकी तुलना में बहुत तेज होती है। तो हमेशा याद रखना, ये एक प्रकार का यहाँ सर्किट का काम करने लगता है इस प्रकार से। अब जब सर्किट लग जाएगा तो जो विद्युत में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, विद्युत जो तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसमें ये रुकावट पैदा कर देता है। तो ट्रांजिस्टर का काम ये होता था, ये प्रकार का अर्धचालक होता था। और ये बना किससे होता है, तो हमेशा अर्धचालक आपने देखे होंगे जो सिलिकॉन से बने होते हैं, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम जो होता है ये अर्धचालक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ट्रांजिस्टर के बारे में, क्या ऐसा काम करते हैं। तो वर्तमान में कंप्यूटर में कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये माइक्रो चिप होती हैं, वहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ माइक्रो चिप होंगी वो ट्रांजिस्टर वहाँ पे आपको मिलेगा
और वो अर्धचालक के रूप में काम करेगा। बिना ट्रांजिस्टर के कोई चीज़ प्रोसेसिंग सही तो हो ही नहीं सकती है। निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित होना गलत है, क्योंकि आप जानते हो कोई चीज़ अगर कंट्रोलिंग होती है तो उसके लिए हमें अपनी विद्युत धारा को भी नियंत्रण करना पड़ता है। तो वहाँ पे ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर उस विद्युत को प्रतिरोध का काम करने का प्रयास करता है, और हमेशा ये होता कौन है, लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड पर ये निर्भर होता था। लेकिन धीरे धीरे जब इसी ट्रांजिस्टर का और भी विकास होता गया और जब चलिए जब चलो इसकी लिखना चाहो तो इसकी जिसकी जो रिसर्च की थी, किसने की थी, विलियम साकले जो थे, विलियम साकले, और एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन बारडे, जॉन बारडे या जॉन बारडे भी बोलते हैं या बारडे बोलते हैं। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इस ट्रांजिस्टर को आविष्कार किया था, रिसर्च की थी इसकी। चलो अब बात करते हैं जो थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इसी बेस पर ही आधारित थे, बस उसमें अंतर ये था कि यहाँ पे जो लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड जो था यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड हो गया था। क्या हो गया था, वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड। लॉन्ग स्केल का मतलब ये होता है, जैसे आप जानते हो कि कोई भी जैसे स्केल होती है, आप जानते हो स्केल को तो आप समझते ही हो ना, इस प्रकार से कोई एक स्केल है, यहाँ पे जो कोई चीज़ प्रभावित होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो लॉन्ग स्केल यानी कि लंबे समय में ये क्या करते हैं, उस चीज़ को विद्युत को क्या करते हैं, स्थानांतरण करने के लिए ये एक अपना एक टाइम विजुअल जो टाइम होता है इनका, उस चीज़ पर ये निर्भर होते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर ये वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड आए हैं, तो ये बहुत ही लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड था। ठीक है, तो ये थर्ड पीढ़ी का था। कैसा था, ये थर्ड पीढ़ी का था। लेकिन जब चौथी पीढ़ी आती है, जब चौथी पीढ़ी आती है तो ये चौथी पीढ़ी अगर आप देखोगे तो चौथी पीढ़ी जब आती है तो यहाँ पर आईसी का रिसर्च हो जाती है, इसकी आईसी की खोज हो जाती है। आईसी देखोगे तो एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड एक प्रकार का सर्किट, इंटीग्रेटेड मतलब होता है समाकलित, और सर्किट का परपथ होता है, एक समाकलित जो परपथ होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है, ये देखा जाए तो जो जे.एस. किल्बी थे, ठीक है, जे.एस. जो किल्बी थे, जे.एस. किल्बी, इन्होंने इसकी खोज की थी, जे.एस. किल्बी जी ने इंटीग्रेटेड सर्किट की। और इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है ये भी एक प्रकार का परपथ का ही काम करता है। क्या होता है, ये भी एक परपथ का काम करता है। क्या, क्योंकि आप जानते हो ये इसमें जो परपथ होता है तो उसमें जो प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, वो प्रोसेसिंग जो क्षमता होती है इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पर वो दो टाइप से इसको वितरण करते हैं। समझते हो, वो आप समझ लो कैसे, जैसे आप जानते हो कि जो कंप्यूटर होते हैं जब उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगाई गई तो वो दो प्रकार से काम करना प्रारंभ करते हैं। इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं ना, वो अगर देखा जाए ना तो वैसे इंटीग्रेटेड जो सर्किट है पहले जो था वो एक प्रकार का देखा जाए तो सीरीज पर आधारित था। ठीक है, वो सीरीज पर आधारित था, लेकिन वो जो सीरीज थी वो बहुत ही टाइम लगा देती थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती थी, बहुत टाइम का खपत करती थी, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी होती थी, शुद्धता होती थी, बहुत ही सटीक होती थी। समझ रहे हो, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे, जो स्टार्टिंग में आया था, वो किस पे काम करती थी, किस बेसिस पे काम करती थी, वो सीरीज, जो सीरीज होती थी, सीरीज प्रोसेसिंग होती थी, उस पर डिपेंड होती थी। ठीक, सीरीज प्रोसेसिंग का काम करती थी, उस पर निर्भर हुआ करती थी। तो सीरीज प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे ना, तो जैसे ये कोई सीरीज प्रोसेसिंग है, यानी कि सीरीज का मतलब है एक श्रेणी में, जो एक श्रेणी में चलती है समांतर के माध्यम, समांतर माध्यम कह सकते हैं सीरीज। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग हुआ करती थी, लेकिन आप जानते हो कि प्रोसेसिंग जो थी बहुत ही स्लो हुआ करती थी। ठीक, बहुत ही स्लो हुआ करती थी, बहुत ही स्लो हुआ करती थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से स्लो होती थी, लेकिन ये एक्यूरेसी जो थी, इसकी एक्यूरेसी जो थी
बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी। क्यों? एक्यूरेसी जो थी बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे आपने क्या किया, कंप्यूटर में कोई इनपुट डाला, ठीक है, कोई भी अक्षर आपने लिखा है, तो उस अक्षर का पहले क्या होती है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। और वो प्रोसेसिंग आपको पता ही है कहाँ होती है जाके, तो वो होती है आपके जो ALU होती है, यानी कि जो ALU का मतलब आपको हम बता देंगे, आगे पढ़ाएंगे अच्छे से तो बेहतरीन समझ में आएगा। जो अर्थमेटिकल जो लॉजिकल यूनिट होता है, वह क्या करता है, वो गणना करने का काम करता है, समझ रहे हो। तो सीरीज जो प्रोसेसिंग होती थी उस समय हम जैसे कोई इनपुट डालते थे, तो उस इनपुट को जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता था सीरीज वाला, वो क्या करता था, पूरा की पूरा प्रोसेसिंग का जो क्षमता थी वो स्वयं ले लेता था। प्रोसेसिंग की जो क्षमता थी वो स्वयं ले लेता था, यानी कि अकेले कार्य करने के लिए इसके अंदर क्षमता हुआ करती थी, लेकिन वो क्षमता जो थी वो टाइम लगाती थी, बहुत टाइम लगाती थी, क्योंकि इसमें सीरीज में किसी प्रकार का कोई वितरण माध्यम नहीं हुआ करता था। जो भी हम डाटा डालते थे वो डाटा का स्वयं ये ले लेता था और पूरा डाटा स्वयं एक्यूरेसी के माध्यम से निकालता था, पूरा एक्यूरेसी ये देता था। तो इसमें क्या है, टाइम लग जाता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन हमें इतनी देर तक बैठना नहीं, मुझे जल्दी आउटपुट चाहिए। अब जैसे ही हम कुछ बटन पे अपना कीबोर्ड में कुछ डालेंगे, ऐसे इनपुट डालेंगे, तो तुरंत वहाँ पे शो होना चाहिए मॉनिटर में, ठीक, लेकिन शो तुरंत नहीं होता था। क्यों? इसकी प्रोसेसिंग जो क्षमता होती थी बहुत ही स्लो होती थी, लेकिन एक्यूरेसी जो हुआ करती थी बहुत ही ज़बरदस्त होती थी। बात समझ रहे हो ना? तो इतना वेट नहीं कर पाते थे। जैसे कोई भी चीज़ है आप समझ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि तो सीरीज वाला समझ में आ गया है। दूसरी बात हम करते हैं कि जो सेकेंड जो सीरीज थी पैरेलल जो प्रोसेसिंग हुआ करती थी उसको थोड़ा समझते हैं। पैरेलल जो प्रोसेसिंग होती थी, पैरेलल प्रोसेसिंग में अगर आप देखोगे, पैरेलल जो प्रोसेसिंग हुआ करती थी एक्चुअली में, 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो। चलो चलिए, तो अब हम बात करेंगे, 1 मिनट, चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल सीरीज की, ठीक है, पैरेलल सीरीज की हम बात करेंगे। पैरेलल सीरीज क्या होती है? ये सीरीज क्या है, जैसे हमने कोई इनपुट डाला है, ठीक, कोई इनपुट डाला है, तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है वो क्या करता है, पैरेलल सीरीज के माध्यम से काम करती है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ से हमने कोई इनपुट डाला, यहाँ गया, यहाँ से वो क्या करता है, यही प्रोसेसिंग जो है वो क्या करता है, वितरण कर देता है, इस प्रकार से, समझ रहे हो, इस प्रकार से वो वितरण कर देता है। और ये एक्यूरेसी के माध्यम से इस प्रकार से एक यहाँ रिजल्ट देता है जाके, समझ रहे हो, इस प्रकार से। यहाँ पे हम कोई इनपुट डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो वो सीरीज हुआ करती थी, ये वाली क्रम वाली सीरीज होती थी, तो उसमें क्या होता था कि वो पूरा डाटा अकेले ले लेता था, तो अकेले इसमें काम करता था, पूरा काम अकेले ही करता था, अकेला काम करते हुए रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगाता था। तो यहाँ पर एक्यूरेसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, एकदम सटीक एक्यूरेसी फिक्स हुआ करती थी। दूसरी बात, इसकी जो क्षमता होती थी वो बहुत कम होती थी, ठीक है, क्षमता कम होती थी, एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होती थी। जबकि इसमें क्या हुआ है कि हमने कोई इनपुट डाला तो ये इनपुट को क्या कर देता है कि थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग काम करने के लिए अलग अलग इसकी यूनिट लगे होते हैं, अलग अलग इसकी प्रोसेसिंग के यूनिट होते हैं, उसमें ये वितरण कर देता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है, तो बहुत ही फास्ट काम करता है। तो इस वजह से ये वाली जो पैरेलल जो सीरीज थी, वर्तमान में पैरेलल सीरीज पर ही आधारित कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, ये सभी जो है ना वर्तमान में किस पे आधारित हैं, पैरेलल सीरीज पर हैं। लेकिन आप जानते हो इसमें एक्यूरेसी को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम होती थी।
क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई हम इनपुट डालते थे तो ये इनपुट का जो अलग अलग इसका वितरण करता था प्रोसेसिंग करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि सभी की प्रोसेसिंग एक सटीक बैठते हुए एक रिजल्ट परिणाम शुद्धता दे दे, ये जरूरी नहीं होता था, इसमें जरूरी नहीं है इसमें ना। तो ये एक्यूरेसी को लेकर इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी होती है वो कम होती है, ठीक है। जबकि दूसरी बात है इसमें जो भंडारण क्षमता या क्षमता जो है, ठीक है, इसकी जो क्षमता है वो हाई होती है, यानी कि ये स्पीड का काम करते हैं, बहुत ही फास्ट। यानी कि आपने जैसे ही कुछ लिखा, देखो जैसे हम लिख रहे हैं, इस पर कुछ हम इनपुट दे रहे हैं तो तुरंत लिख रहा है, जैसे नीचे कर रहे हैं तो तुरंत लिख रहा है। तो इसका जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रोसेसिंग है, जो लिखावट की प्रोसेसिंग दिख रही है ना, ये पैरेलल पर ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जो हम डाटा दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर इस प्रकार से विभाजित कर रहा है, अलग अलग पार्टों में इसको यूनिट में विभाजित कर रहा है, इस प्रकार से तोड़ तोड़ के ये एक प्रकार का यूनिट में अंतर रूप से ये एक रिजल्ट दिखा रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि हम कोई चीज़ अगर एक बार डाल दिए तो बहुत टाइम लगाता था आने में, उसका वेट करते रहो, एक बार लिख दिया तो फिर वेट करो आराम से बैठ करके, तब आता था लिख के। तो पर ये चीज़ें हैं ना, तो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो वर्तमान के जो कंप्यूटर हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हों चाहे पीसी कंप्यूटर हैं, ये सभी कंप्यूटर इस पे ही डिपेंड हैं, पैरेलल सीरीज पर, ठीक है। क्योंकि वर्तमान का जो समय है बहुत ही कैलकुलेशन पर आधारित है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा की कैलकुलेशन स्पीड में होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तो उस पे है। और वर्तमान में आप जानते हो सुपर कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं, अमेरिका, चाइना, रूस, भारत के पास भी है, तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन गए हैं। एक तो एक बेहतरीन सुपर कंप्यूटर हैं, इतनी उनकी क्यूबिट क्षमता इतनी तेज है कि बहुत ज़्यादा वो डाटा खपत करते हैं, लेकिन आप जानते हो उनका जो प्रोसेसिंग है बहुत है, माइंड से कई गुना तक उनकी प्रोसेसिंग क्षमता कैलकुलेशन होती है, बहुत तेज चलते हैं वो, ठीक है। चलो, तो इसमें अगर आप देखोगे कि जो क्यूबिट्स होते हैं, ठीक, प्रोसेसिंग के ये कितने होते हैं, ये होते हैं 32-64, ठीक, 32-64 आपने देखे हो, 32 GB 64 GB इस प्रकार से, ठीक है। तो 32-64 जो होते हैं ये प्रोसेसिंग करते हैं कौन, सुपर कंप्यूटर, राइट, बहुत ही स्पीड में करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात, जो जैसे 5वीं पीढ़ी की अगर हम बात करें तो 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उसका आविष्कार हुआ। और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है एक प्रकार से ये बौद्धिक क्षमता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो होती है ये एक मस्तिष्क से जागृत होती है, यानी कि ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है कि एक प्रकार की हम अपनी बुद्धिमत्ता से हम किसी भी कृत्रिम रूप से कोई भी चीज़ का हम मशीनरी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं, केवल कंप्यूटर ही नहीं, हर क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल जब से आया है तो डिजिटल इंडिया, इतना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम, एक टेक्नोलॉजी बढ़िया बेहतरीन आपको देखने को मिलती हैं। ये आर्टिफिशियल पर आधारित, रोबोट आर्टिफिशियल पर आधारित है, पूरा एक आर्टिफिशियल जो है ये एक्चुअली में पूरा साइंस जो है आर्टिफिशियल पूरा एक साइंस में ही निर्भर है, ऐसे आप कह सकते हो। चलो, तो आर्टिफिशियल जब आया तो आर्टिफिशियल ने एक नया आयाम दे दिया दुनिया को, नया दुनिया को जागृत कर दिया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। तो अलग अलग प्रकार से आपने देखें रोबोट बनने लगे, अलग अलग प्रकार की मशीनरें अच्छी अच्छी बनने लगी, तो ये सब होने लगी। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं होता था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ही आज जो दिख रहा है, वर्तमान दिख रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर ही निर्भर है। ओके, चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये 5वीं पीढ़ी आपको समझ में आ गई ना। पहली पीढ़ी में क्या हुआ था, पहली पीढ़ी में जो था वो कौन से कंप्यूटर बने थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहली पीढ़ी थी उसके अंतर्गत जो कंप्यूटर थे वो थे एनीबेक और सिद्धार्थ नाम के। दूसरी पीढ़ी में क्या था, ट्रांजिस्टर पर आधारित आ गए। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, लेकिन वो थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पर आधारित थे। चौथी पीढ़ी अगर देखोगे तो चौथी पीढ़ी के अंतर्गत है आप देखोगे आईसी आया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट आया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट पे प्रोसेसिंग क्षमता जो थी वो पैरेलल और सीरीज पर आधारित देखी गई, तो उसी पे डिपेंड आज भी है। चलिए, तो 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया, लेकिन ये जो था ना
ये ULSI पर था। कैसा था ये? ULSI। तो ULSI जो है वो 5वीं पीढ़ी में देखने को मिलता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये पांचों पीढ़ी आपको समझ में आ गई। अभी तक हमने कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग पद्धति थी, शुरुआत थी, कैसे कैसे प्रकार से कंप्यूटर की शुरुआत हुई और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर तक कैसे आ गई। अब हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है, जो उसका हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे काम करते हैं वो, ठीक है, वो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, सब अब हम एक एक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। आपने कंप्यूटर में भले ही किसी ने कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन हम ऐसा कंप्यूटर आपको समझा देंगे कि हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं उसको समझते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर, अभी तक हमने कंप्यूटर का एक जनरेशन उसकी सुनी समझी, ठीक है। अब कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, जैसे हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। हार्डवेयर कैसे काम करते हैं, हार्डवेयर में कौन कौन होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हार्डवेयर में सबसे बड़ी, अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर में सबसे मुख्य जो माना जाता है वो माना जाता है CPU को। क्या मानते हैं? CPU। ये क्या होता है? जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग हो रही है, जो आपको प्रोसेसिंग दिख रही है, वो प्रोसेसिंग जो है, ये प्रोसेसिंग जो है ये CPU ही करता है। एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हमने कोई भी इनपुट डाला है तो वो इनपुट वहाँ शो हो रहा है, इसका मतलब वो CPU है उसमें, तो वो काम कर रहा है, ठीक है। बिना CPU के आप कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डालते हो वो प्रोसेसिंग नहीं करेगा, क्योंकि इस CPU का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग जो आपने डाटा डाला है उसको प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता होती है वो CPU की होती है। CPU इसमें बहुत माहिर होता है हार्डवेयर के रूप में, और ये मुख्य माना जाता है, ये कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है, समझ रहे हो, कंप्यूटर का मेन पार्ट माना जाता है हर CPU। तो CPU आपने देखे हो जहाँ कंप्यूटर रखे होते हैं उसके बगल में इतना बड़ा सा डब्बा रखा होता है CPU का, तो वो क्या है? वो ही तो होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है वो? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये एक प्रकार का बाहरी हिस्सा होता है। इसको हम पूरा जो बॉडी होती है इसको हम पूरा क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। जबकि इसमें CPU के अंदर अगर देखो जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता है? कैबिनेट होता है। क्या होता है? कैबिनेट होता है। अब ये कैबिनेट अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या है? CPU जैसे आप जानते हो, पहले आपको कंप्यूटर बना के दिखाते हैं। जैसे ये कंप्यूटर, एक मिनट, जैसे ये कंप्यूटर है और आप जानते हो तो इसके पीछे से ऐसे तार लगे हुए होते हैं और इस प्रकार से तार आते हैं और ये पूरा एक डब्बा होता है, ठीक है। ये पूरा क्या है? एक CPU होता है, ये आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, ये मॉनिटर है और ये पूरा एक CPU होता है। तो इसमें आप देखोगे अलग अलग प्रोसेसिंग, कहीं पे कुछ लगा है, कहीं कुछ लगा होता है, तो ये पूरा एक प्रोसेसिंग का काम करता है, पूरा ही एक प्रोसेसिंग का ही यूनिट होती है, राइट। चलो, तो CPU समझ में आ गया। आप कभी भी लैब में जाना कंप्यूटर की, वहाँ कंप्यूटर रखे होंगे, तो उसके साथ साथ कंप्यूटर नहीं, एक CPU भी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक मदर CPU हो, बड़ा सा CPU होता है, उसमें 10 कंप्यूटर जुड़ सकते हैं एक साथ, ठीक है, और हर एक कंप्यूटर का अपना एक CPU होगा अलग अलग। तो इस प्रकार से आप जानते हो CPU आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि ये इसमें क्या होता है कि कैबिनेट होता है, राइट। इसके अंदर क्या होता है? कैबिनेट होता है। और कैबिनेट देखा जाए तो ये दो टाइप से इसमें आपको लॉरेंज देखने को मिलेंगे CPU में। दो, एक मिलेगा आपका, एक जो आपको मिलेगा CPU, वैसे ये CPU पूरा बोला जाता है, लेकिन इसके बीच अंदर आप जाओगे तो एक पार्ट मिलता है आपका कैबिनेट का, उसका एक हिस्सा होता है CPU, वैसे, ठीक है। ऊपर से ये एक संरचना होती है तो वो उसको पूरा हम CPU कह सकते हैं, समझ रहे हो।
पूरा सीपीयू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी संरचना बॉडी को। लेकिन आप जानते हो इसके अंदर भी एक सीपीयू होता है, कैबिनेट का हिस्सा माना जाता है वो सीपीयू। तो ये सीपीयू देखे जाए तो इसमें दो इकाइयाँ होती हैं, एक होता है ALU और दूसरा होती है इसमें है CU। तो ALU और CU ये बेसिकली अगर आप देखोगे होती क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो ALU क्या होता है, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, यानी कि एक प्रकार की अर्थमेटिक पर आधारित एक लॉजिक है। जैसे अर्थमेटिकल का मतलब है कि कोई भी डाटा है, अब वो डाटा हमने डाला, वो डाटा हमने जैसे ही डाला तो ये क्या करता है, ALU उस डाटा की गणना करता है, वो प्रोसेसिंग में जाएगा, राइट। तो प्रोसेसिंग में यही ALU क्या करने लगता है, उसकी गणना करता है कि जो डाटा है इस व्यक्ति ने, यूजर ने जो डाटा डाला है, वो डाटा इनकी वो चाहते क्या है, समझ रहे हो, वो चाहते क्या है भाई। ALU ये सोचता है अपने मस्तिष्क में कि यूजर ने डाटा दिया है, वो यूजर चाहते क्या है, यानी कि 5 और 5 प्लस 10 चाहते हैं, तो वो 5 और 5 प्लस की 10 की गणना करना स्टार्ट कर देता है। कौन, ALU। तो हमेशा याद रखना ये प्रोसेसिंग में ये गणना करने का काम करता है ALU, राइट। जैसे कोई भी प्रोसेसिंग, वैसे प्रोसेसिंग तो है तो पूरी प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रोसेसिंग में ALU क्या करता है, उस प्रोसेसिंग का एक हिस्सा के रूप में ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का काम करता है, ALU का काम करता है। ALU का मतलब आप समझ रहे हो, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि जैसे कोई भी हमने इनपुट डालते हैं तो इनपुट डालते ही प्रोसेसिंग करेगा, तो ALU अपना मस्तिष्क से लगाएगा, सोचेगा कि हाँ कि सामने वाले बंदे ने हमें कौन सा डाटा दिया है और हमको वो क्या चाहता है हमसे, तो वो इसमें क्या करेगा, काम करने का, प्रोसेसिंग का काम करना स्टार्ट कर देगा। कौन, ALU, ठीक, गढ़ने का काम कर देगा। लेकिन आप जानते हो कि ये तो ALU का काम है, ये मुख्य मानी जाती है ALU, भाई गणना तो मुख्य ALU ही करता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि CU क्या करता है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है। ये एक्चुअली में आप देखोगे जो ये ALU करता है, ALU जो गणना करता है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। मतलब आप ऐसे समझो कि हमने अगर कंप्यूटर ये है, इसमें ये कीबोर्ड रखा है, हमने इसमें कोई डाटा दिया, ठीक, यहाँ हमने कोई डाटा दिया, तो ये डाटा गया, इसमें जाकर के प्रोसेसिंग उसकी होगी, तो इसमें जब शो करेगा, सुनना ध्यान से, इसमें जो शो करता है तो इसमें ये तो एक प्रोसेसिंग के माध्यम से इसमें शो हो जाएगा, लेकिन शो करने से पहले इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, यही तो काम करता है ये दोनों, इसके साथ क्या हो रहा है। जैसे हमने कोई डाटा जैसे दिया है, तो डाटा देने के बाद यहाँ रिजल्ट से पूर्व डाटा देने के बाद जो बीच में प्रोसेसिंग होती है, तो वही प्रोसेसिंग जो होती है वो ALU क्या करता है, गणना का काम करना स्टार्ट कर देता है। भाई उसे चाहता है, वो समझ गया है कि इसने यूजर क्या चाह रहा है, हमसे गणना करना वो डाटा दे रहा है, क्या चाह रहा है, तो गणना करना प्रारंभ कर देता है। अब जब गणना करता है, ध्यान से सुनना, गणना करता है तो वो प्रोसेसिंग का में ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन आप जानते हो गणना करने के साथ साथ उसे नियंत्रण भी तो करना चाहिए, तो ये नियंत्रण करना नहीं जानता है, ये केवल उसको कैलकुलेशन करना ही जानता है। कैलकुलेशन करेगा, गणना करेगा, लेकिन CU क्या करेगा, उस गणना को नियंत्रण करेगा। भाई सोच समझ के गणना करना, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ, वो यूजर कुछ चाहता हो तुम कुछ और ही गणना करके दिखा दो, तो नहीं, ये एक्यूरेसी तो करेगा, लेकिन भाई उसे नियंत्रण भी चाहिए, नियंत्रण भी तो करना चाहिए। भाई कोई रेस लगा रहा है, स्पीड में जा रहा है, भाग तो रहा है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन उसे नियंत्रण भी होना चाहिए। हो सकता है कि गिर पड़े कहीं पे उसको चोट लग जाए, क्या है, तो इसको नियंत्रण भी तो करना चाहिए। मस्तिष्क, वहाँ पे कौन काम करता है, मस्तिष्क। तो आप कह सकते हो कि ALU क्या करता है, रेस में अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो ALU रेस में एक हिस्सा दौड़ का काम करता है, जबकि मस्तिष्क होता है वो एक प्रकार का CU का काम करता है, वो कंट्रोल करता है कि भाई अब रुक जा, अब तू गिरने वाला है तो रुक, धीरे से काम कर। तो यही काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो उम्मीद करते हैं आपको CU और ALU आपको बेसिक कंपोनेंट आपको समझ में आए होंगे, और ये कैबिनेट के एक CPU के एक हिस्सा माने जाते हैं, राइट। चलिए, इनके बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं, और ये CPU में ही होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि CPU कितना अहम है। आप मॉनिटर लेके खूब घूमो,
उसमें कीबोर्ड लगा लो, कटपट कटपट करो, कुछ आएगा ही नहीं। प्रोसेसिंग कहाँ से होगी भाई, प्रोसेसिंग चाहिए उसे, कुछ प्रोसेसिंग बिना सीपीयू के कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए तो देखो जो जो हम बोल रहे हैं, जो मुख से बोलते हैं तो वो लिखते जाओ कि सर मुख से क्या बोल रहे हैं, वो लिखते जाओ। कहानी की तरह सुनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुनने के साथ लिखते जाओ, भूल जाओगे ना आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ALU CU आपको बेसिक कंपोनेंट आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही अच्छे थे, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें, बहुत बेहतरीन है, जैसे आपको मैंने बताया था कि ALU क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, CU क्या है, कंट्रोल करता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने डाटा दिया, तो डाटा देने के बाद प्रोसेस से इसमें CPU में जाएगा, CPU में ALU क्या करेगा, गणना करेगा, गणना करने के बाद जो यहाँ पे शो हो रही चीज़ें, ठीक, यहाँ पे जो शो हो रही हैं, आउटपुट दिखा रहा है, तो वही आउटपुट क्या है, उसको CU दिखाता है और उसको कंट्रोल करता है। कौन दिखाता है, CU। गणना करने का काम तो ALU है भाई, ALU क्या है, गणना करेगा। अब गणना तो उसने कर दी, अब इसने गणना तो कर दी पूरी, अब गणना करने के बाद मॉनिटर पे कौन दिखाएगा भाई, मॉनिटर पे कौन दिखाएगा, तो मॉनिटर दिखाने का काम किसका है, CU का, वो ALU का नहीं है। ALU बेचारा गणना करेगा, ALU बेचारा गणना करेगा और CU क्या करेगा, उसे नियंत्रण करके मॉनिटर पे दिखाएगा कि देख तू जो चाह रहा था, तेरा रिजल्ट आ गया है, तू जो चाह रहा था खुश हो जा, ठीक है, वो CU करता है, राइट। जबकि गणना कौन करता है, ALU करता है। जैसे आपने देखा हो कि कोई कैबिनेट बैठती है तो उसमें गणना करने वाले कुछ अलग होते हैं, अब गणना करने के बाद रिपोर्ट जाती है तो रिपोर्ट दिखाने वाले कुछ और होते हैं, तो यही तो मैन होता है। तो ALU उसी प्रकार से काम करता है कि भाई कोई कैलकुलेशन गई तो ALU उसमें लग जाता है, जल्दी जल्दी क्या क्या करना है, गणना करना है। इसके बाद CU कहता है कि भाई गणना हो गई हो तो दिखा दूं, जाके मॉनिटर पे दिखा दूं, तो CU क्या करता है, चल भाई चलते हैं दिखा देते हैं यूजर को, देख तूने जो लिखा था, जो चाहता था, तेरा रिजल्ट आ गया है। तो वो इस प्रकार से काम करता है। तो उम्मीद करते हैं ALU और CU है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, क्योंकि PCB आपने नाम सुना हो, तो ये भी एक CPU का ही हिस्सा होता है, इस कैबिनेट का हिस्सा हम कह सकते हैं। इस CPU नहीं, इस कैबिनेट का हिस्सा है, ये CPU तो पूरा मान लेते हैं, ठीक है, कैबिनेट का हिस्सा है PCB, इसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है ये अगर आप देखोगे तो जितने भी आपकी कैलकुलेशन से संबंधित कनेक्टिविटी होती है, समझना, जितनी भी आपकी कैलकुलेशन से संबंधित कनेक्टिविटी होती है, जो भी आप डाटा डालते हो, उनका कनेक्शन जो होता है, उनका एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जो सर्किट होते हैं, वो मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ALU है, CU है, ये तो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, लेकिन ये होते कहाँ हैं, कहाँ कैलकुलेशन करते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो वही तो मेन होता है मदरबोर्ड। समझ रहे हो, मदरबोर्ड क्या होता है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो एक स्लॉट का काम करता है, यानी कनेक्टिविटी, यानी कि जितने भी डिवाइस आपको अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे ALU हो, CU हो, कुछ भी हो, ठीक, प्रोसेसिंग करने के जितने भी आपको यूनिट्स होते हैं या कैलकुलेशन के यूनिट्स होते हैं, उनका एक अपना पूरा एक, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमने डाली है तो डायरेक्ट कोई चीज़ आ गई, तो वो डायरेक्ट आ तो दिखाई पड़ तो जाती है, लेकिन आप जानते हो उसको कैसे कनेक्टिविटी किया जाए, ठीक है, एक तार के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, तो वो पूरा मदरबोर्ड होता है, उसमें पूरा क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। तो बिना मदरबोर्ड के ये ALU CU है, इनको कैसे जोड़ा जाएगा, समझ रहे हो, तो पूरा मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड पूरा एक कनेक्टिविटी का काम करता है, क्या करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है। ऐसा एक मदरबोर्ड आपको मिलेगा और इस मदरबोर्ड में आपको अलग अलग से आपको स्लॉट मिलेंगे, स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस पे तार की जो कनेक्टिविटी होती है, आपने देखा हो पीछे साइड, आपने देखा हो जो CPU होता है, सॉरी जो आपका CPU होता है, CPU के अंदर आपने देखा हो कि बहुत सारे तार इधर से इधर गए, इधर से उधर गए, जो जुड़े हुए होते हैं, तो मदरबोर्ड्स में ही लगे होते हैं, समझ रहे हो, वो मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं। एक पूरा सा इतना बड़ा आपको मिल जाएगा, कभी भी CPU आप खोलना, उसमें पूरा ऐसा मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। उसी मदरबोर्ड में अलग अलग स्लॉट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपके तार इधर से उधर जुड़े होंगे, प्रोसेसिंग के, कंट्रोल यूनिट के, अलग अलग ALU के, तो पूरा ये मदरबोर्ड कैसा है, ये काम करता है। तो PCB एक मेन माना जाता है। अब हमेशा याद रखना कि प्रोसेसिंग के लिए ALU CU मुख्य माने जाते हैं, जबकि उनको कनेक्शन के संबंध में
जो मदरबोर्ड होता है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रोसेसिंग में ALU CPU तो करते ही हैं, लेकिन ये करेंगे तो तभी जब इनका कहीं से कनेक्शन हो, और कनेक्शन इनका सभी का कहाँ से होता है, तो वो तो मदरबोर्ड से होता है। मदरबोर्ड ही मेन माना जाता है। तो मदरबोर्ड जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की डिवाइस को जोड़ने की एक माध्यम होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह डिवाइसों को जोड़ करके एक दूसरे में क्या करता है, प्रोसेसिंग को स्थानांतरित करने का काम कराता है। यही होता है मदरबोर्ड, राइट। चलिए, तो मदरबोर्ड आपको समझ में आ गया। तो मदरबोर्ड भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये एक प्रकार की आपको चिपनुमा मिल जाएगी। चिप जो होती है, चिप जैसी ही आपको मिलेगी। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मदरबोर्ड क्या है, CPU ALU क्या है। अब ये कहाँ लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, तो ये हार्डवेयर जब सीखोगे जा करके तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें पोर्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं बाहर की ओर ही, तो वहाँ से इस स्लॉट में ये स्लॉट देखो, पोर्ट जो होता है वो बाहर की ओर ही होता है, जबकि स्लॉट है वो अंदर की ओर ही। ऐसे देखो, जैसे कोई भी चिप होती है उसमें पोर्ट जो होता है बाहर की ओर ही होता है, जो बाहर के लिए डाटा इसमें लगा होता है, जबकि स्लॉट जो होता है वो अंदर साइड से इस प्रकार से इसमें लगा होता है, जो अंदर से जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं उनको डाटा को स्थानांतरित करके बाहर के पोर्ट को भेजता है। और यही पोर्ट क्या होता है, दूसरे तार से अदर जो डिवाइस होते हैं उनको संबंध में कनेक्टिविटी का काम करने लगते हैं, ठीक है। तो पोर्ट क्या है, पोर्ट आपने देखे होंगे कंप्यूटर लैपटॉप में लगे होते हैं बाहर की ओर, जहाँ पे आप प्लग लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो वो सब पोर्ट होते हैं। और उसी पोर्ट के अंदर का जो हिस्सा होता है वो स्लॉट के नुमा होता है, ठीक है। बिना स्लॉट के पोर्ट भी काम नहीं करता है, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई है। तीसरा क्या होता है कि यही जो CPU होता है, यही जो CPU होता है, इसके अंतर्गत मेमोरी होती हैं, ठीक है। मेमोरी जैसे प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी ऐसी मेमोरी होती हैं, एक प्रकार की स्थायी मेमोरियां होती हैं, जो देखा जाए तो उस CPU के अंदर ही पाई जाती हैं, समझ रहे हो। उस CPU में वो अंदर ही पाई जाती हैं, वो एक प्रकार से सीधे CPU में ही जुड़ी होती हैं। यह दिमाग में रखना, एक प्रकार की ऐसी मेमोरी जो सीधे CPU में जुड़ी हुई होती है, वे सभी प्राथमिक मेमोरी कहलाती हैं। तो प्राथमिक मेमोरी में अगर आप देखोगे तो आपको तीन प्रकार की मेमोरियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली आती है आपको कैश मेमोरी, एक कैश मेमोरी। दूसरी है आपकी रैम या रोम, हम इसको रोम कह सकते हैं, रोम। तीसरी है आपकी रैम। तो ये तीनों क्या हैं, एक प्राथमिक है और ये स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं, सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है। स्थायी मेमोरियाँ होती हैं जो बेसिकली देखा जाए तो CPU में ही फिट होती हैं। अगर CPU बन के आता है वो CPU में ही लगी हुई होती हैं अंदर से, ओके, समझ रहे हो। अगर ये मेमोरी नहीं होगी ना तो आपका ये काम करेगा ही नहीं कंप्यूटर, समझे। पूरा जो प्रोसेसिंग का काम है, कैसे क्या करना है, अब ये मेमोरियाँ का काम, मेमोरी काम करती हैं। अब हम यही बताएंगे कि ये मेमोरी कैसे कैसे काम करती हैं। चलो, तो कैश मेमोरी अगर आप देखोगे, जो कैश मेमोरी होती है ये देखा जाए बहुत ही तेज मेमोरी होती है। कितनी होती है, बहुत ही तेज होती है, फास्ट मेमोरी होती है। लेकिन ये बात बस, लेकिन ये थोड़े समय के लिए काम करती है। बहुत ही तेज होती है लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही काम करती है। जैसे आप जानते हो कि हम कोई डाटा डालते हैं, सुनना ध्यान से, तो हम कोई डाटा डालते हैं तो वो डाटा जो है ALU CU के माध्यम से उसका प्रोसेसिंग होता है। अब ALU और जो CU के माध्यम से जब उसमें प्रोसेसिंग होता है तो कैश मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी क्या करती है, वो ये समझती है कि हाँ, अगर यूजर बार बार वही चीज़ को लेना चाह रहा है, ठीक है, यूजर बार बार वही चीज़ को लेना चाह रहा है, तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिक क्या कर लेती है, उस डाटा को अपने में सेव करती है, समझ रहे हो।
कुछ डाटा ऐसा होता है जो सेव करना ही पड़ता है, लेकिन ये क्या करती है कैश मेमोरी, जो उसमें जैसे हम चाहते क्या है कि कोई ऐसा डाटा जैसे हमने लिखा, ठीक, ध्यान से सुनना, जैसे हमने कोई चीज़ें लिखी, यहाँ पे हम कीबोर्ड पे गए और कीबोर्ड पे जैसे हमने कुछ डाटा यहाँ लिखा, और जैसे डाटा हमने कुछ लिखा तो वो डाटा जो यहाँ शो हो रहा है, ठीक, यहाँ पूरा जो शो हो रहा है, तो वो तो आपको पता है किसके माध्यम से हो रहा है, ALU के माध्यम से और CU के माध्यम से। तो ALU जो CU है इसके माध्यम से यहाँ पे आपको देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि कुछ डाटा ऐसा भी है जो ALU और CU को बार बार उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, बार बार वो उस चीज़ को देखता है कि हाँ ये डाटा बार बार आ रहा है, बार बार CU है तो ये यूज़र चाह रहा है, तो उस प्रकार को वो ये क्या करता है कि ये कैश मेमोरी उस डाटा को पहले ही रिस्टोर कर लेती है, समझ रहे हो, वो रिस्टोर कर लेती है। जैसे आपने देखा है कि कोई डाटा है मैंने लिखा, ठीक है, कोई डाटा है मैंने लिखा, तो उस डाटा में आपने देखा हो कि जैसे मैंने डाटा कुछ लिखा और ऐसे में क्या हुआ कि लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया या कोई कंप्यूटर है मेरा शट डाउन हो गया, लाइट चली गई, गुम हो गया, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि मेरा डाटा जो होता है चला जाता है, ठीक है, चला जाता है, तो चला जाता है, तो अगर आप क्या करते हो, गायब हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हो कि भाई फिर से आप लिखना प्रारंभ करते हो। तो ये स्थिति ना बने, ये समस्या ना बनी, तो इस समस्या को हल करने के लिए ही तो कैश मेमोरी होती है। वो क्या कर लेती है कि जैसे आपने कोई डाटा लिखा, ध्यान से सुनना, डाटा लिखा, तो आप क्या करोगे, उस डाटा को सेव कर दोगे, डाटा को सेव कर दोगे, तो वो डाटा जो जाएगा वो सेव करके रखा है, तो वो किस में चला जाता है, कैश मेमोरी में। किस में जाता है, कैश मेमोरी में। तो जब कैश मेमोरी में जो डाटा आप डालोगे, सेव का ये हुआ डालोगे, तो जब आप उसको पुनः ओपन करते हो, जैसे आप मान लो सेव करके डाल दिया, अगर मान लो लैपटॉप आपने बंद कर दिया या स्विच ऑफ हो गया, कैसे भी करके परिस्थिति बस ये हो गया, तो आप जानते हो क्या होता है कि कैश मेमोरी में वो डाटा चला जाता है सेव किया हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे आप डाटा डालते हो, और आपका डाटा लिखा है और फिर भी अगर लैपटॉप स्विच ऑफ हुआ है, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये डाटा को रिस्टोर कर लेती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट, ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जो डाटा को, इस डाटा को क्या कर लेते हैं, यही कैश मेमोरी उसको रिस्टोर कर लेती है कि भाई ये इंपॉर्टेंट डाटा है इसका, इस डाटा को गायब नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से वो स्विच ऑफ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो डाटा को बनाए रखती है, ठीक है, वो आउटपुट जो आपको दिखा रहा है वो आउटपुट को बनाए रखती है, यही तो कैश मेमोरी करती है। तो ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है, ये शॉर्ट टर्म में काम करती है, बहुत ही तेज काम करती है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको आशा करते हैं ये मेमोरी समझ में आ गई होगी। तो आपने देखा होगा जैसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे गए और आपने सेव किया, तो वो सेव हो गया। अब सेव करने के बाद उसमें आप क्या करोगे, दोबारा ओपन करोगे तो एडिटिंग का काम कर सकते हो, दोबारा से आप लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका सेव हो गया तो दोबारा आप जब उसको ओपन करते हो तो उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये कैश मेमोरी में ही होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो आप सेव है, प्रिंट है, जैसे प्रिंट का ऑप्शन है, जैसे आप P डालते हो तो प्रिंट दिखा देता है, ठीक है। अब वो प्रिंट किया हुआ है तो वो समझ लेती है कैश मेमोरी कि इसको ये डाटा को प्रिंट करना है। कैश मेमोरी इस चीज़ को समझ लेती है, इस डाटा को प्रिंट करना है, वो प्रिंट करके दिखा देती है, ठीक है। तो ये कैश मेमोरी का ही तो सब काम होता है, सेव करना, प्रिंट करना, ये सब कैश मेमोरी का है, राइट। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट डाटा है, इंसान सेव नहीं कर पाता है और प्रिंट नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो डाटा को ना उसको बाहर ख़त्म करे, क्योंकि इग्नोर कर देता है ना कंप्यूटर, तो इसको ना इग्नोर करे, तो ऐसी स्थिति में कैश मेमोरी उसको रिस्टोर करके रखा रहता है। तो जब आप जैसे ही ओपन करते हो, जैसे स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, अब स्विच ऑफ हो गया ऑटोमेटिक, तो फिर उसको जब आप ऑन करोगे तो वो फिर से वही डाटा आपको शो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो कैसे, क्योंकि वो कैश मेमोरी उसको रिस्टोर करके रख लिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा जब ओपन करेगा तो हम इसको आउटपुट दिखा सकेंगे। तो यही तो होती है कैश मेमोरी। चलिए, तो कैश मेमोरी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हमेशा याद रखना, ठीक है, CPU को जो इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ प्रोग्रामों की आवश्यकता पड़ जाती है तो उनको क्या करता है, ये बार बार उसको ज़रूरत ना पड़े तो उसको कैश मेमोरी में रिस्टोर करके रख लेता है। इसकी स्पीड सबसे तेज़ होती है, जितनी मेमोरियाँ हैं, रैम हुई, रोम हुई, इनसे भी
इसकी कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है किसकी सबसे तेज़ होती है, कैश मेमोरी की। 2021 में EPFO का था, उससे संबंधित कैश मेमोरी संबंधित क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा गया था, आप देख सकते हो, राइट। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मेमोरी आती है आपकी रोम। तो रोम जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसका मतलब ही होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसका आप मीनिंग निकाल सकते हो, अर्थ है कि आप क्या कर सकते हो, इस मेमोरी को पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, इस मेमोरी को आप ओनली पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाएं तो हो सकता है आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ जाए। तो रोम क्या होता है, अगर आप देखोगे कि हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, राइट, हमारा जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में अगर आप देखोगे कि आपके पास क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम लैपटॉप जब स्विच ऑफ हो जाता है तो उसको हम ऑन करते हैं, ठीक। जब ऑन करते हैं तो ऑन एकदम तो हो नहीं जाता है, वो धीरे धीरे उसमें काम करता है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें काम करता है। तो वो काम जो करता है, काम जो कर रहा है वो एक्चुअली में देखा जाए ना तो रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन प्रोसेसिंग जो होती है वो रैम से होती है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि रीड ओनली मेमोरी है, जो हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है तो वो एक्चुअली में रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि उसको हम केवल पढ़ सकते हैं। आप जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो ना, कंप्यूटर ओपन करते हो तो कंप्यूटर ओपन करते समय आप देखोगे तो वो प्रोसेसिंग जब ओपन होता है तो प्रोसेसिंग करते हो, तो आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हो, पढ़ सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन आप जानते हो एस्केप की भी दाब देते हो तो वो क्या है, बूस्टिंग का दिखा देता है ना। तो वो बूस्टिंग दिखा क्यों रहा है, वो उसमें रैम की वजह से। लेकिन आप जानते हो जो बूस्टिंग है वो एक रोम का हिस्सा है, रोम का हिस्सा, इसलिए वो शो कर देता है। तो हमेशा याद रखना रीड ओनली मेमोरी जो है उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। जो कंप्यूटर में है, जो कंप्यूटर में है और वो हमको दिखा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, वही मेमोरियाँ रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ध्यान से सुनना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा किस पे होता है, वो होता है आपके रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम में, ठीक है। और भी अगर आप देखोगे तो जैसे आप देखोगे कि हम कोई विंडो जब चढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम कोई विंडो चढ़ाते हैं तो विंडो जब हम चढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, विंडो हम चढ़ाते हैं तो विंडो चढ़ाते समय आप उसमें किसी प्रकार की कोई अपनी तरफ से उसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जो भी विंडो में है, जो विंडो में है वही ऑटोमेटिक काम करेगा। तो वो एक्चुअली में कौन करता है, रोम। वो कौन है, रोम। रोम होता है वो, उसमें रीड ओनली मेमोरी, किसमें, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है उसकी वो रैम से माध्यम से होती है। समझ रहे हो। जैसे बायोओएस है, बूस्टिंग है, ये सभी किस में है, ये रोम में है। क्यों, क्योंकि हम ओनली उसको पढ़ सकते हैं। बूस्टिंग है, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करके हम अलग से कुछ नहीं जोड़ सकते ना हटा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। तो बूस्टिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप जानते हो गूगल का एंड्रॉयड हुआ, एप्पल का iOS हुआ, तो गूगल एंड्रॉयड, iOS है, लाइनक्स है, इस प्रकार से बहुत सारे आप देखोगे। तो ये क्या है, जैसे लाइनक्स है, ठीक, और एंड्रॉयड है गूगल का, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है। तो ये सभी ना आप देखोगे तो ये क्या है, एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये एक प्रकार क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि आप जानते हो जब हम कोई चीज़ ओपन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ये चीज़ें लिख के आ जाती हैं। तो ये क्यों आती हैं, क्योंकि ये आपकी रोम में है, रोम में है। और जब ये ओपन करते हो तो आप इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ये जब तक प्रोसेसिंग करेगी, जब तक काम करेगी, तब तक आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये किसमें होती हैं, रोम में होती हैं। लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कौन करती है, वो रैम करती है। हमेशा याद रखना, होती तो ये अवस्थित रोम में है, रोम में होती हैं, लेकिन इनका प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो रैम करता है। समझ रहे हो। अगर आपने इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी की तो लैपटॉप सीधा ठप हो जाएगा, खराबी हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो इसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना, कुछ भी छेड़खानी इसमें नहीं कर सकते हो, केवल पढ़ सकते हो भाई, तुम केवल पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो कि ये क्या दे रहा है, बस पढ़ो और आराम से जब तक ये प्रोसेसिंग चले तब तक आराम से तसल्ली से बैठो,
समझ रहे हो? हाँ, ये याद रखना, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हो, जो उसमें दिया है डाटा उसी को आगे बढ़ा सकते हो, वो प्रोसेसिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो उसमें पहले से डाटा दे रखा है तो वही तो प्रोसेसिंग होगी ना, अपनी तरफ से कोई डाटा उसमें अलग से डाल थोड़ी नहीं पाओगे, ये बात याद रखना। ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम क्या होती है, ये प्रोसेसिंग का काम करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हम आगे अभी आपको पढ़ा देंगे। चलो, तो रोम आपको समझ में आ गया। क्या कह सकते हैं, इसे केवल पढ़ सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, डायरेक्ट किसी फाइल में नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप जानते हो कि इसमें कोई भी जैसे रीड ओनली मेमोरी जो डाटा दिया है, तो आप उसकी किसी फाइल पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हो। ओके, किसी भी फाइल पे आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। जो उसमें दिया है वही अपने हिसाब से काम करेगा। प्रोसेसिंग जब तक चलेगी तब तक आप देखो, वेट करो, इंतजार करो। चलिए, तो हमेशा याद रखना, जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ठीक, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, विंडो 10 चढ़ाना, ये सभी क्या है, एक प्रकार के रोम में ही होते हैं। ये क्या होते हैं, रोम में ही होते हैं। ये अपने अनुसार काम करती, स्टेप बाय स्टेप काम करती हुई आगे प्रोसेसिंग होती है। लेकिन प्रोसेसिंग रैम करता है, बस इतना याद रखना। और हम जो दिखाई पड़ता है वो रोम में होता है। चलिए, चलो, तो समझ में आ गया। तो इसमें जो होता है वो ये होता है, इसको हम किसी प्रकार का बदल नहीं सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। जैसे बूस्टिंग प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो वगैरह चढ़ाना, ये सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ये सब रोम में ही होते हैं। लेकिन इनका जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो रैम करता है। चलो, हम उसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं, रैम के बारे में। ठीक, रोम समझ में आ गया ना। चलो, बहुत ही ईजी है। अब हम बात करेंगे रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, ये क्या है कि जैसे आप जानते हो, जो रोम में जो भी आपको देखने को मिलेगा डाटा, ठीक, रोम के अंदर जो रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें जो भी हमको देखने को मिलेगा, तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको प्रोसेसिंग कैसे देना है, आगे कैसे काम कराना है, वो रैम करती है। क्या करती है, रैम करती है। तो एक बात आपको बता दें, जैसे आप कोई कंप्यूटर चलाते हो, जब स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने में आपको जो शो हो रहा है वो रोम का शो हो रहा है, समझ रहे हो, वो रोम में है। जो आपको जब आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर, तो उसमें प्रोसेसिंग होने लगती है, ठीक है, वो वेलकम देता है, कुछ देता है, तो वो प्रोसेसिंग जो होती है वो एक्चुअली में जो दिखाई पड़ता है, मुझे जो दिखाई पड़ता है उसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते जब तक ओपन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो रोम होता है, वो क्या होता है, रोम होता है। लेकिन वो रोम में जो मेमोरी में जो डाटा दिया है, उसका जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, वो रैम करती है, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना, रैम क्या करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है, ठीक। प्रोसेसिंग सिस्टम जो एक्सेस होते हैं उनका काम करती हैं। और एक चीज़ और है, जैसे आप जानते हो कि कंप्यूटर जो है, आप कहते हो कि सर कंप्यूटर फास्ट है या स्लो चल रहा है, फास्ट है स्लो है, तो ये फास्ट और जो स्लो है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, रैम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तभी ये फास्ट और स्लो होता है। यानी कि आप जानते हो, कभी जैसे आप जानते हो, कोई भी अगर हम क्या करेंगे, जैसे आप जानते हो क्या करेंगे, हमें लैपटॉप को स्पीड करना है, तो हम कुछ ऐसी मेमोरियाँ जो टेम्परेरी फाइलें होती हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, टेम्परेरी फाइल डिलीट कर देते हैं, या कुछ जो वायरस वगैरह होते हैं उनको हम मार देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो उसकी जो रैम की जो क्षमता होती है बढ़ाने की, यानी कि प्रोसेसिंग करने की क्षमता है, वो तीव्र हो जाती है। वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, जो कंप्यूटर स्लो और जो तेज होता है वो रैम पर डिपेंड होता है, ठीक है, वो रैम पे डिपेंड होता है। रैम ही क्या करता है, उसको स्लो फास्ट करता है, स्लो फास्ट, राइट, समझ में आ गया। रैम क्या करता है, स्लो फास्ट, ओके। तो प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, रैम करता है। तो अब प्रोसेसिंग जो इसमें होती है, प्रोसेसिंग जो होती है, ये आप देखोगे तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। एक डायनामिक प्रोसेसिंग आपको मिल जाएगी, जैसे डायनामिक जो प्रोसेसिंग होती है, ये देखा जाए तो एक प्रकार की ऐसी प्रोसेसिंग होती है, जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने जैसे डाटा डाला, टाइपिंग वगैरह की, ठीक है,
तो जब हम उसको टाइपिंग करते हैं तो वो टाइपिंग है वही एक्चुअली में क्या कहलाती है, टाइपिंग जो हम करते हैं और उसमें शो होती है प्रोसेसिंग के माध्यम से, वो जो टाइपिंग है वही क्या कहलाती है, डायनामिक प्रोसेसिंग। टाइपिंग जो होती है वो डायनामिक प्रोसेसिंग होती है। जैसे कोई भी हमने यहाँ पे, जैसे ये पीसी है, ठीक है, यहाँ पे हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया है, तो आप जानते हो यहाँ पे जो हमको शो हो रहा है, राइट, यहाँ जो शो हो रहा है, तो एक्चुअली में ये डायनामिक प्रोसेसिंग है। क्या है ये? डायनामिक प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब ये डायनामिक प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे आप जानते हो कि ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि हम जैसे ही बिजली चली जाती है या लाइट हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी स्विच ऑफ हो जाती है, किसी प्रकार से कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, ये डायनामिक जो प्रोसेसिंग होती है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। समझ रहे हो ना? ये डायनामिक प्रोसेसिंग ऐसी होती है कि हमने कुछ भी प्रोसेसिंग की है, लेकिन वो कंप्यूटर के हिसाब से वो उचित नहीं है। वो समझता है कंप्यूटर कि हाँ ये ऐसी प्रोसेसिंग है, ये डबल इंसान दोबारा कर सकता है, बहुत ही घटिया प्रकार की है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी प्रोसेसिंग को क्या करेगा, जब स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो ये डायनामिक प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है। समझ रहे हो? डायनामिक प्रोसेसिंग को बाहर फेंक देता है, राइट। अब क्या करते हो कि यही डायनामिक प्रोसेसिंग को, ये जो टाइपिंग की है मैंने, डायनामिक प्रोसेसिंग, अब हमेशा याद रखना कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो टाइपिंग करते हैं लोग, टाइपिंग सीखते हैं तो उसमें वो कंप्यूटर जानता है ये टाइपिंग सीख रहा है कि ये तो बंदा फालतू का टाइपिंग करने में लगा है, तो वो क्या करेगा, वो इसको डायनामिक प्रोसेसिंग में ले लेता है। और डायनामिक प्रोसेसिंग में जैसे ही ले लेगा, वो क्या करेगा, जैसे ही आपने बंद किया कंप्यूटर, कुछ भी किया हो, तो ये डायनामिक प्रोसेसिंग को वो ऑटोमेटिक खत्म कर देता है। उसको आवश्यकता नहीं होती है, वो तुरंत इसे समाप्त कर देता है। जबकि आप ये डायनामिक प्रोसेसिंग को अगर आप रखना चाहते हो, तो जब रखना चाहते हो तो आप इसी टाइपिंग जो आपने की है, इसको आप क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, राइट। ये जैसे ही आप सेव करोगे तो ये रैम का ये स्टैटिक भाग हो जाती है, स्टैटिक भाग हो जाएगी, ठीक है, स्टैटिक भाग हो जाएगी। और ये देखा जाए तो आप इसे सेव कर सकते हो स्टैटिक भाग में। तो ये डायनामिक प्रोसेसिंग से यही जो टाइपिंग है, वो स्टैटिक भाग में चली जाती है, ठीक है। वो स्टैटिक भाग में आपको मैंने बताया था कि एक प्रकार की जो कैश मेमोरी होती है, ठीक है, कैश मेमोरी होती है, वो इसको क्या कर लेती है, इसको ऑब्जर्व करके रख लेती है। समझ में आ गया? तो स्टैटिक भाग में ये रैम के माध्यम से ही होता है, समझ रहे हो, क्योंकि प्रोसेस का मेन प्रोसेसिंग रैम ही करता है। तो रैम का एक स्टैटिक भाग एक हिस्सा होता है जो कैश मेमोरी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्व किससे करता है, कैश मेमोरी को, तो वहां पे वो रख देता है जा करके। चलिए, तो सेव आपको समझ में आ गया ना? जैसे हम कोई भी चीज़ लिखे हैं और उसको डायनामिक प्रोसेसिंग है, अगर वो जानता है कि फालतू की टाइपिंग है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको डायनामिक प्रोसेसिंग में डाल देगा। अगर किसी प्रकार से लैपटॉप और डाउन कुछ भी बंद हुआ या आपने बंद किया, सेव नहीं किया, तो वो इस फाइल को डिलीट कर देता है, ठीक। अब दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हो कि उसको सेव कर दें, जब उसको सेव कर देते हो तो फिर उसको वो डिलीट नहीं कर पाता है, वो स्टैटिक भाग का हिस्सा हो जाता है और इस भाग में वो चला जाता है जो कैश मेमोरी में वो ऑब्जर्व कर लेता है जा करके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही ईजी है, नॉर्मल है, 100% आपको बनना चाहिए। चलिए, तो स्टैटिक डाटा है, तो उसमें भी आप जानते हो जब आप इसको ओपन करोगे ना दोबारा से भी, तो फिर इसमें आप लिख सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो स्टैटिक भाग में भी। तो बहुत ही इजी है, प्रोसेस है, समझ में आ गया है। इसका हिंदी अगर लिखना चाहो तो लिख लो गतिमान भाग होता है, क्योंकि आप जानते हो कि डायनामिक प्रोसेसिंग पर काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे हैं वो समझ में ना आए, तो इसका एक गतिमान भाग होता है, ठीक, हिंदी। चलो, आपने अब एक मेन चीज़ और समझ लो, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कभी कभी क्या होते हैं, कंप्यूटर हैंग कर जाते हैं, हैंग कर जाते हैं, तो आप जानते हो उसमें कोई वायरस चला जाता है, ठीक, वायरस चला जाता है, तो वो वायरस जो है वो क्या करेगा, जा करके सीधे आपकी जो मेमोरी होती हैं, ठीक, जो आपकी रोम होती है, वो उसको अटैक करेगा जा करके सीधा। देखो, रैम पे अटैक बाद में होता है, रोम पे वो करता है। अब बात ये आ गई कि जो जब वो रोम पे अटैक करेगा, ध्यान से सुनना, वायरस जो है वो रोम पे जब अटैक करेगा जा करके, तो रोम तो हमेशा आप जानते हो एक प्रकार की ऐसा सिस्टम होता है जो पूरा रोम कंप्यूटर है, केवल उसको क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो,
ठीक है। तो वो मेन चीज होता है, वो मेन चीज होता है जो कंप्यूटर का एक हिस्सा मानते हैं उसको, रोम को। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब उसको अटैक करेगा तो आपका कंप्यूटर है काम करना बंद करने लगेगा। ठीक है, काम करना बंद करेगा तो वो कंप्यूटर को वायरस है उसको क्या कर सकता है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है उसको खराब कर सकता है, राइट। तो जब ये रोम को अटैक करेगा, अगर रोम खराब हुआ ना तो आपका ये कंप्यूटर जो है पूरा ही खराब हो जाएगा, नहीं सही हो पाएगा, फिर ये खराब हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जैसे बायोएस होता है, बायोएस जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का मेन जो बायोएस होता है रोम का हिस्सा माना जाता है। अगर इसमें किसी वायरस ने अटैक कर दिया तो ये वायरस जैसे ही अटैक करता है तो ये रोम क्या है काम करना बंद करेगा, और काम करना जैसे ही बंद करेगा तो आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर का या लैपटॉप का वो पूरा खराब हो जाता है, फिर ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि जब ये खराब होता है कैसा भी होता है तो फिर ये जब रोम ही खराब हो जाएगा तो रैम क्या करेगा, रैम भी इसमें काम करना बंद करेगा। तो आप जानते हो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर है कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, तो ख़राब होने का मतलब ये होता है कि उसके रोम में प्रॉब्लम आ गई, उसके रोम में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आपने देखा हो कभी कभी कंप्यूटर हैंग कर जाते हैं या उसका स्लो हो जाते हैं, तो ये स्थितियाँ जब बनती हैं तो ऐसी स्थिति तभी बनेगी जब रैम में प्रॉब्लम होगी। यानी कि रैम पे इतना आपने लोड दे दिया है, इतना आपने क्षमता दे दी, जितनी क्षमता उसके पास है नहीं उससे आपने दोगुनी क्षमता लोड उस पर रख दिया, तो ये रैम क्या होगा कि इसकी जो क्षमता है, प्रोसेसिंग की क्षमता है, वो स्लो हो जाएगी और एक समय बाद वो धीरे धीरे हैंग करने लगेगा। ठीक है, हैंग करने लगेगा। तो इसको सेव करने के लिए आप क्या करोगे, एक एंटीवायरस डालते हो। ठीक है, एंटीवायरस क्या करेगा कि जो आपकी रैम और रोम है, ठीक, रैम और रोम है, उन दोनों को बचाता है। ठीक है, एंटीवायरस क्या करेगा, रैम और रोम उनको बचाता है। कि एंटीवायरस क्या है कि जैसे ही वायरस आता है तो एंटीवायरस एक प्रतिरक्षण एक प्रकार के सिक्योरिटी रूप में काम करता है, जो वायरस को तुरंत पकड़ता है और पटक के बाहर कर देता है। और जैसे ही बाहर कर देता है तो वो जो वायरस है वो रैम रोम को अटैक नहीं कर पाता है, वो कैश मेमोरी का हिस्सा नहीं बन पाता है, राइट। ठीक है, स्टैटिक भाग में नहीं जा पाता है, तो वो पहले ही एंटीवायरस को अटैक करके बाहर कर देता है। क्योंकि आप जानते हो अगर उसने रोम पे हमला कर दिया ना तो आप समझते ही हो कि कंप्यूटर फिर तो गया, सही नहीं कर पाओगे। ओके, तो रोम में आप किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते हो, अगर छेड़खानी हुई उसमें तो समझ लो आपका लैपटॉप खराब ही हो गया। अगर रैम में अगर छेड़खानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, रैम है तो उसको आप उस पर आपने लोड रख दिया या कोई भी प्रकार का उसमें ज़्यादा आपने उसमें कुछ स्टोरेज कर दिया तो इस वजह से वो हैंग करने लगता है। तो उसको सेव करने के लिए आप फाइलों हैं जो आपकी अननेसेसरी फाइलें हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, और जैसे ही डिलीट करोगे तो वो फिर तेज चलने लगता है। तो हमेशा याद रखना, तो रैम जो है वो प्रोसेसिंग का काम करता है और रोम जो है वो एक्चुअली में मेमोरी मुख्य हिस्सा माना जाता है, लेकिन हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन वो भी अगर जब चलती हैं, जब वो रोम जब चलता है तो वो रैम के माध्यम से वो प्रोसेसिंग करता है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ है नहीं, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब लेक्चर देख रहे हैं कितना लंबा है, या तो फिर ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या तो मुंह बजाते रहो शाम तक, क्या फ़ायदा है। चलो, थोड़ा और बता देते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तक मैंने हार्डवेयर को समझा, हार्डवेयर मैंने क्या क्या पढ़ा, एक बार आपको पूरा कंप्लीट रिवाइज कर देते हैं। तो जैसे आपने हार्डवेयर में पढ़ा, हार्डवेयर में पहले आपने पढ़ा सीपीयू, तो सीपीयू में कैबिनेट को समझा, कैबिनेट के बाद आपने उसकी एएलयू को समझा, सीयू को समझा, मदरबोर्ड को समझा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या समझा, सीपीयू के बाद आपने इसका एक स्टैटिक भाग समझा। इसके बाद आपने सीपीयू के अंदर जैसे जो प्राथमिक मेमोरियाँ होती हैं उनको तीनों को समझा। प्राथमिक मेमोरी जैसे आप जानते हो कौन कौन सी हमने आपको बताई, कैश मेमोरी, इसके बाद रैम बताया, रोम बताया, तीनों को आपको कंप्लीट बता दिया है। चलो, तो इतना आपको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी की। तो द्वितीयक जो मेमोरी होती हैं ये एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती हैं, एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती हैं जो बाहरी चिप के माध्यम से यूज की जाती हैं। जैसे आप जानते हो कोई चिप हुई, सैंडिस्क से हुआ, कोई पोर्ट वगैरह हुआ, उसको हम यूज करते हैं उसमें अलग से। उन लोग से अपना डाटा रिस्टोर करने के लिए या डाटा रखने के लिए अलग से हम मेमोरियों को जो यूज करते हैं वो सभी द्वितीयक मेमोरी होती हैं। ठीक है, आप ये बस इतना याद रख लो, प्राथमिक कैश मेमोरी, रैम और रोम ये प्राथमिक हैं। इसके अलावा कोई भी मेमोरी आती है,
कोई भी इन तीन को छोड़ के मेमोरी आ जाए वो द्वितीयक मेमोरी में ही डाल देना उनको। बस क्वेश्चन अगर आता है कि प्राथमिक मेमोरी कौन कौन है और इसमें तीन में से मान लो दो दे दी गई और एक तीसरी कोई अदर दे दी गई है, तो वो दो ही सही है, तीसरी वाली आप गलत कर देना, वो तीसरी वाली द्वितीयक मेमोरी में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो द्वितीयक मेमोरी बिल्कुल इजी है। वो एक प्रकार की सैंडिस्क होते हैं, चिप्स होती हैं, जैसे आप लगाते हो डाटा रिस्टोर करके अलग रखना चाहते हो, किसी सैंडिस्क में रखना चाहते हो। ओके, अब सैंडिस्क में आप जानते हो बहुत सारी सैंडिस्क प्रकार की होती हैं, कुछ पासवर्ड युक्त तो होती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी युक्त तो होती हैं, सैंडिस्क बहुत अलग अलग टाइप से होती हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ नहीं पढ़ना है। चलो, तो द्वितीयक मेमोरी आपको समझ में आ गया। जैसे आपको लिखना चाहो तो सैंडिस्क लिख सकते हो, चिप वगैरह जो होती हैं उनको आप लिख सकते हो, सैंडिस्क चिप हैं, और भी आपको जैसे पोर्ट वगैरह होते हैं बहुत सारे ऐसे यूज किए जाते हैं बाहरी डाटा सोर्स के लिए, वो भी हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग प्रकार से। ओके, बस इतना याद रखो जो तीन हैं उनको छोड़ करके जो चौथी कोई भी आ जाए, ठीक है, और भले ही आपने उसको ना पढ़ा हो उसको आप द्वितीयक मेमोरी में डाल देना। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, राइट। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, पहला था हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में इतना कंप्लीट हमने आपको समझा दिया है, हार्डवेयर में इतना पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। सॉफ्टवेयर, ठीक, सॉफ्टवेयर एक प्रकार के क्या होते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो अगस्टा थे 1837 में उन्होंने तैयार किया था प्रो सॉफ्टवेयर, और ये आप इसको छू नहीं सकते हो, क्या आप इसको छू नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक अदृश्य प्रकार से हमको दिखाई पड़ते हैं, हालांकि उसको हम फिजिकली रूप से नहीं छू सकते हैं। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हार्डवेयर भी है ना, हार्डवेयर है जो ये काम जो करते हैं वो सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं, समझ रहे हो। जैसे आप जानते हो कि हार्डवेयर का काम क्या है, हार्डवेयर का काम क्या है कि जो सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, तो उसमें हार्डवेयर क्या है, उसका प्रोसेसिंग का काम करता है, पूरा पूरा कैलकुलेशन का काम है, प्रोसेसिंग का काम है, ये क्या करते हैं हार्डवेयर का, ये एक प्रकार के काम करना प्रारंभ करता है। लेकिन आप जानते हो जो उसमें काम होता है, जो उसमें काम होता है, जो शो करता है, ये दिखाता है, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है, समझ रहे हो। हमेशा याद रखना, जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे हार्डवेयर पुरुष है और सॉफ्टवेयर स्त्री है, तो दोनों मिलकर के क्या है, अपना अपना काम करते हैं। ओके, तो जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे में जो बनाते हैं, तो कोई आउटपुट जो देता है, ठीक, बच्चा, तो उसमें हार्डवेयर, उसमें एक पुरुष और स्त्री दोनों का काम होता है, ठीक है, तो पुरुष स्त्री दोनों काम होता है, तभी बच्चा होता है। ओके, इसी प्रकार से कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर एक पुरुष का काम करता है और स्त्री का काम करता है एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, राइट। तो तभी इसका आउटपुट आता है, यानी कि तभी एक प्रकार का आउटपुट निकल के आता है, बच्चा निकल के उसका आ जाता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर ये काम नहीं करेंगे। हार्डवेयर तो भाई अपना काम करता ही है, लेकिन हार्डवेयर तो तभी उसको कंट्रोल करेगा सॉफ्टवेयर को जब सॉफ्टवेयर उसमें होगा। ओके, तभी तो काम करेगा वो भी। तो बिना सॉफ्टवेयर के भी हार्डवेयर अधूरा, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है। तो कंप्यूटर के ये अहम हिस्सा दोनों माने जाते हैं। और आप जानते हो सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप से तीन प्रकार से लैंग्वेज को समझना का काम भी सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे उसमें आपने देखा हो, जैसे कंपाइलर समझाओ, कंपाइलर और जो कुछ असेंबलर भी होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, इनको हम बाद में समझाएंगे, राइट। कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, इनको हम समझा देंगे। इनका काम क्या है, जैसे लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि आप जानते हो कंप्यूटर जो होता है वो कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज को समझता है, राइट। कंप्यूटर जो होता है वो तुम्हारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, तुम्हारी लैंग्वेज जो है बहुत कठिन होती है, समझ रहे हो। कंप्यूटर की लैंग्वेज बहुत सरल है, वो केवल दो अक्षरों को ही जानता है, केवल कोडिंग डिकोडिंग 0 1 बस इतना ही जानता है, वो इससे अलावा कुछ नहीं जानता भाई। जैसे आप जानते हो कि आपने कोई कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी हो कि ALU बराबर 1 2 3 और जैसे सीमा बराबर 4 5 6 7 8, तो वो क्या करता है, उसी कोडिंग को ही समझता है, उसी कोडिंग के माध्यम से भाषा को वो तुम्हारी समझेगा, तब इसके बाद प्रोसेसिंग करेगा वो। ओके, तो आप हमेशा याद रखना कंपाइलर क्या है, वो लैंग्वेज को समझने का काम करता है। जैसे आपने कोई भी कोड डाला, कोई भी आपने लैंग्वेज लिखी है, तो वो लैंग्वेज जो है इसी आधार पे नहीं जाती है, वो एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग पे आधार पे जाती है। आपने यहाँ पे जैसे कीबोर्ड पे क्या किया, आपने श्याम लिखा अंग्रेजी में, तो एक्चुअली उसने श्याम नहीं समझा है,
उसने नहीं समझा, उसने कोडिंग डिकोडिंग में उसको समझ लिया। कंपाइलर क्या करेगा, उसको कोडिंग डिकोडिंग में समझेगा। अब कोडिंग डिकोडिंग में समझ करके फिर उसको श्याम देगा, लेकिन वो हिंदी जो दे रहा है ना तुमको, वो कोडिंग में दे रहा है। वो तुमको श्याम दिख रहा है, तुमको श्याम दिख रहा है, एक्चुअली में कंप्यूटर वो श्याम को नहीं जानता है, वो केवल कोडिंग को जानता है, श्याम की कोडिंग को जानता है भैया। वो सब जो कंप्यूटर होता है ना, वो कोडिंग को समझता है, यानी कि श्याम जो है, श्याम की क्या कोडिंग बनेगी, ठीक है, तो वो कोडिंग को दिखा देता है। लेकिन तुम्हारे सामने श्याम लिख के आ जाता है, तो वो तुम समझते हो कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, श्याम को उसने लिख के दे दिया है। लेकिन ब्रदर वो श्याम को तो श्याम की कोडिंग को समझ रहा है, वो श्याम को नहीं जानता है। वो श्याम की कोडिंग क्या होगी उसको समझेगा, उस कोडिंग को वो क्या करेगा, कंपाइलर उस लैंग्वेज को समझेगा, इसके बाद वो आउटपुट दे देता है। समझ रहे? तो ये लैंग्वेज को समझने का काम कौन करता है, ये कंपाइलर करता है। इसके हम कंपाइलर को डिटेल से आगे समझ लेंगे। असेंबलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, ठीक है, तो ये काम करते हैं। जैसे इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन काम करता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करता है। तो ये सॉफ्टवेयर के हिस्सा माने जाते हैं। कौन कौन? कंपाइलर, जैसे कंपाइलर, राइट। इसके बाद आता है आपका इंटरप्रेटर है, एक असेंबलर भी होता है, असेंबलर। इसके बाद इंटरप्रेटर, ठीक है। ये तीनों जो हैं एक प्रकार के सॉफ्टवेयर के हिस्सा हैं, ये हार्डवेयर के हिस्सा नहीं, ठीक है। जैसे आपने कोई भाषा है, बहुत सारी हैं, ACC++ होती है, जावा प्लस लैंग्वेज होती है, बहुत सारे जो ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये जो MCA BCA के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, इन लैंग्वेजों के समझ में आता है, तो वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि आप जानते हो उनको उसमें बहुत ज़्यादा निपुणता होती है, बहुत मेहनत करते हैं उस क्षेत्र में, तो उनको समझ आता है। लेकिन आप जानते हो मुझे यहाँ ये सब कुछ नहीं है, बस हमको नॉर्मली ये समझना है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो कोडिंग डिकोडिंग पे काम करता है। तो हमेशा याद रखना, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर आप देखोगे ना, तो 0-1 QX पे आधार पे काम करता है, यानी कोडिंग डिकोडिंग। तो वो एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे आपने कोई भी अच्छा लिखा है, तो कोई भी अच्छा लिखा है आपने, जैसे श्याम लिखा है, तो वो श्याम की ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या करेगा, कंपाइलर उस लैंग्वेज को समझेगा कि भाई तूने क्या किया है, क्या लिखा है, तो वो इसको क्या करेगा, वो कोडिंग में समझेगा, तो कोडिंग में वो कन्वर्ट करके वो तुम्हारी लैंग्वेज में शो करा देगा। तो ये काम होता है कंपाइलर का, राइट। तो यही चीज़ें हैं, तो बस नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा है भी नहीं। तो आप हमेशा याद रखना, बस इतना एक इसमें एक्यूरेसी होती है कि जैसा आप सॉफ्टवेयर को दोगे, जैसा आप इनपुट डालोगे, सॉफ्टवेयर वैसा ही आपको आउटपुट दिखाएगा। बस इतना है कि अपनी तरफ से वो कुछ इसमें ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाता है, या आप बोले कि भाई यूजर ने कुछ दिया है, लाओ हम इसमें तेल मसाला लगा के कुछ और दिखा दें, तो ऐसा नहीं करता है। समझ गए हो? जो आप दोगे वो वही दिखाएगा, समझ रहे हो? वो आपके माइंड को समझेगा और वो वही दिखाएगा, अपनी तरफ से ज़्यादा उसमें मालिश वगैरह नहीं करेगा, ना तेल लगाएगा, कुछ अच्छा चिकना इकना कर दे कि चलो आज सर यूजर ने डाटा दिया, मेरे को अच्छे से दिखाते हैं, ऐसा नहीं करता है सॉफ्टवेयर। अपनी तरफ से कुछ उसमें नहीं हस्तक्षेप करता है, जो तुम करोगे जैसी करनी वैसी ही भरनी होती है उसको भी, ठीक है। तो बस इतना है, जैसा निर्देश वैसा काम करेगा, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर भी आपको समझ में आ गया। चलो, तो अब सॉफ्टवेयर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे। तो हमेशा याद रखना, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, एक प्रकार के दृश्य होते हैं जिनको छू नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये निर्देश का काम करते हैं। क्या? निर्देश का काम करते हैं, यानी कि जैसे हमने कोई भी इनपुट डाला तो वो प्रोसेसिंग है, और उसको जो निर्देशित होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही वो शो हो जाते हैं। तो विंडो क्या है, भले ही विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर है वो सब सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली में जो आपको दिखता है, एक डेस्कटॉप दिख रहा है, इसमें विंडो दिख रही है, या कोई भी आप ओपन करते हो वो दिख रहा है, वो सब सॉफ्टवेयर तो हैं, समझ रहे हो? वो तो दिखाई देते हैं, उनको हम ऊपर से ऐसे टच कर लो, तो टच करने से क्या उनको छू पा रहे हैं? क्या आप तो हार्डवेयर को ऊपर छू पा रहे हो, उसके अंदर को छू पा रहे हैं? नहीं छू पा रहे ना। हाँ, वो निर्देशित का काम करता है। चलिए, तो सॉफ्टवेयर जो भी आप थोड़े बहुत बचे हैं इनको हम कल समझेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को भी समझेंगे। एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कैसे बनाते हैं इनको भी समझेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में
और डिटेल से हम कंप्यूटर को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लगभग 5 लेक्चर बनेंगे और कंप्लीट आपका लेक्चर में कंप्लीट आपका कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर को आप क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, बच्चे जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा मुझे भी, और हम उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान देंगे बढ़िया से। और आप जब लेक्चर को पूरा ले लेते हो तो लेक्चर लेने के बाद आप क्या किया करो, कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ कमेंट कर दिया करो, ताकि बच्चे जब भी देखें तो वो कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट पहले पढ़ते हैं तब वो लेक्चर लेते हैं। तो कमेंट आप बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट करने का प्रयास करो, ताकि बच्चे और से ज़्यादा जुड़ें। ठीक है, उतना मुझे बेनिफिट होगा तो हम आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए।